वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी के एक और माइंड ब्लोइंग एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का सफर बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम चैप्टर 971 से लेकर 980 तक की कहानी को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर एक पल में सस्पेंस गहराता जा रहा है। पिछले चैप्टर्स के धमाकों के बाद अब नए राज सामने आने वाले हैं और सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज का एक भी चैप्टर मिस करने जैसा नहीं है। हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले मेरी अपनी इस फैमिली से एक छोटी सी और बहुत जरूरी रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पुराना चैनल डिमोनेटाइज होने की वजह से अभी कोई फाइनेंशियल अर्निंग नहीं हो रही है। इस नए चैनल पर आपके लिए लगातार ऐसा ही बेस्ट कंटेंट लाने में पूरी मेहनत लग रही है। अगर आप कैपेबल हैं और आपको लगता है कि मेरा काम इस लायक है तो आप एक कदम आगे बढ़ाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने अपना QR कोड और UPI ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी इस चैनल को जिंदा रखने और आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। बाकी जो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सफर। चैप्टर 971 पास्ट इवेंट्स। The Awakening of the World Spells, The Fool's Return। जेना ने ये सेंटेंस मेजर अकाना कार्ड होल्डर्स द्वारा दिए गए मटेरियल्स में देखा था। इसे मिस्टर फूल के सोने से पहले दी गई सबसे इंपॉर्टेंट रेवलेशन माना जाता था जिसमें उन्हें जगाने की डायरेक्शन छिपी थी। द फूल सीक्वेंस शून्य ऑफ द सीयर पाथवे के पास फेट पर अथॉरिटी मानी जाती थी। जेना ने बिना कोई सवाल पूछे मैडम जस्टिस की तरफ देखा और उनके आगे बोलने का वेट करने लगी। मैडम जस्टिस ने सोफा एरिया की तरफ इशारा किया। चलो बैठकर बात करते हैं। जब दोनों एक एक सोफे पर बैठ गए तो मैडम जस्टिस ने एक जेंटल वॉइस में बोलना शुरू किया। ड्रीम सिटी में हमारी इनिशियल इंटेलिजेंस गैदरिंग के बाद हमें एक प्रॉब्लम का पता चला। वहां गैरमन स्पैरो का कोई ड्रीम मैनिफेस्टेशन नहीं था। मिस्टर फूल के अवतारों में क्लीन मोरिटी का ड्रीम मैनिफेस्टेशन झो मिंगरुई के साथ मर्ज हो गया था। ये इस बात से देखा जा सकता है कि झो मिंगरुई के भाई को बेंसन झो और उसकी बहन को झो सासा कहा जाता है, जो क्लीन मोरिटी के रियल लाइफ भाई बेंसन और बहन मेलिसा से कोरस्पॉन्ड करते हैं। दूसरे मैनिफेस्टेशंस जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव और वेंडरिंग मैजिशियन ड्रीम सिटी में मिल सकते थे, लेकिन वे मल्टीपल लोगों के बीच बिखरे हुए थे। उन्होंने या तो अपने आधे नाम यूज किए थे या सिर्फ उससे मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे। ये सुनकर जेना ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये सब मटेरियल्स में मेंशन किया गया था और उनकी टीम ने भी चुपके से उन कोरेस्पॉन्डिंग मैनिफेस्टेशंस को ऑब्जर्व किया था और एक एक करके उनके साथ गहरा कॉन्टैक्ट बनाने का प्लान कर रहे थे। मैडम जस्टिस ने एक आ भरते हुए स्माइल किया। हमने उन ड्रीम मैनिफेस्टेशंस को कंफर्म कर लिया है और वहां कोई इश्यूज या ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसका हम फायदा उठा सकें। लेकिन गैरमन स्पैरो, जो मिस्टर फूल के दो सबसे इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस में से एक थे और जिनका उस रेवलेशन में द वर्ल्ड के नाम से मेंशन था, उनका ड्रीम सिटी में कोई कोरेस्पॉन्डिंग मैनिफेस्टेशन नहीं था। उस समय इसने हमारे मन में स्ट्रॉन्ग सस्पिशंस पैदा किए और हमें थोड़ा एक्साइटेड भी किया। अगर कोई इश्यूज हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब सब कुछ नॉर्मल हो। डिस्कशन के बाद हमने ड्रीम सिटी में गैरमन स्पैरो का कैरेक्टर क्रिएट करने की कोशिश करने का डिसीजन लिया। सिर्फ गैरमन स्पैरो के जरिए ही हम द वर्ल्ड को जगाने के बारे में बात कर सकते थे। जेना ने सरप्राइज और एक्साइटमेंट के साथ ये सब सुना। ये एक ऐसा अप्रोच था जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। बेशक ये मेनली इसलिए था क्योंकि उन्होंने अभी अभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना खत्म किया था और वे अभी भी डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ डिफरेंट लेवल्स के कॉन्टैक्ट के रिजल्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने अभी तक इंटेलिजेंस को कंपाइल नहीं किया था या मिस्टर फूल को जगाने के रास्ते नहीं ढूंढे थे। लूमियन ने द अवेकनिंग ऑफ द वर्ल्ड स्पेल्स द फूल्स रिटर्न वाले फ्रेज से कुछ एसोसिएशंस बनाए थे। यही वजह थी कि उसने जेना को हॉल फिल्म कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने को कहा था ताकि वो गैरमन स्पैरो का रोल प्ले करने वाले एक्टर को ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर सके। जो बात उन्हें रियलाइज नहीं हुई थी वो ये थी कि द ग्रेट पायरेट 3 की फिल्मिंग में न केवल झो मिंगरुई को स्टिम्युलेट करने और उसकी मेमोरीज को जगाने का आइडिया शामिल था, बल्कि इसका एम थिन एयर से गैरमन स्पैरो का ड्रीम मैनिफेस्टेशन क्रिएट करना भी था। मैडम जस्टिस ने आगे कहा, हमारी पहली कोशिश मेरी ड्रीम वीवर एबिलिटी और हॉल ग्रुप के रिसोर्सेज का यूज करके सीधे गैरमन स्पैरो का ड्रीम मैनिफेस्टेशन क्रिएट करने और उसे एक रियल आइडेंटिटी प्रूफ और पास्ट एक्सपीरियंस देने की थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि खैर मुझे ड्रीम से किक आउट कर दिया गया। मुझे मैडम रेनेट से अपना गोल्ड कॉइन मिला था और बाद में मैंने इसे उन्हें वापस कर दिया। मेरे ड्रीम सिटी में एंटर करने से पहले ही उन्हें 3 बार किक आउट किया जा चुका था। ड्रीम से किक आउट होने से मैं डिस्करेज नहीं हुई। मैंने तो एक्साइटमेंट फील किया, ये बिलीव करते हुए कि ये सच में एक मीनिंगफुल डायरेक्शन हो सकती है।
वरना सेलेस्टियल वर्दी अपनी नज़र झो मिंगरुई से इतनी दूर इस जगह पर नहीं टिकाते। हमने अपनी दूसरी कोशिश शुरू की जिसमें मैडम मैजिशियन ने अपनी आइडेंटिटी का यूज एक बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट के रूप में किया ताकि वो द ग्रेट पायरेट 3 लिख सकें। क्या द ग्रेट पायरेट 3 भी जानबूझकर आप लोगों द्वारा लिखी गई थी? जेना ने थॉटफुली पूछा। मैडम जस्टिस इस तरह मुस्कुराई कि जेना की आंखें चमक उठीं। क्या तुमने द ग्रेट पायरेट 1 और द ग्रेट पायरेट 2 नहीं देखी है? वे पायरेट्स की स्टोरीज बताती हैं, लेकिन उनमें गेरमन स्पैरो का कैरेक्टर अपीयर नहीं होता। दूसरे वर्ड्स में मैडम मैजिशियन के पर्सनली द ग्रेट पायरेट 3 लिखने से पहले गेरमन स्पैरो का ड्रीम मैनिफेस्टेशन स्टोरी में भी एग्जिस्ट नहीं करता था। द ग्रेट पायरेट 3 के कंप्लीशन और पब्लिकेशन का रिजल्ट ये हुआ कि मैडम मैजिशियन को भी ड्रीम से किक आउट कर दिया गया। हमें लगा कि हम राइट ट्रैक पर हैं, इसलिए मैंने द ग्रेट पायरेट 3 के फिल्म और टेलीविजन राइट्स खरीदने के लिए हॉल फिल्म कंपनी का यूज किया और फिल्मिंग की प्रिपरेशंस शुरू कर दी। पैसे होना कितनी अच्छी बात है, जेना बिना आह भरे नहीं रह सकी। उनकी छोटी सी टीम के लिए गेरमन स्पैरो के बारे में मूवी बनाने की बात तो दूर, वे बिना लॉटरी जीते द ग्रेट पायरेट 3 के राइट्स खरीदने का अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे, न जाने कितनी बार। मैडम जस्टिस ने पुरानी बातें याद की। मैंने पर्सनली प्रोड्यूसर के रूप में सर्व किया और पर्सनली गेरमन स्पैरो का रोल प्ले करने के लिए एक्टर को सिलेक्ट किया। फिर मैंने अंश शाओतियन को डिस्कवर किया। वो एक एक्टर और एक स्टार था। ये ऐसा कोइंसिडेंस था जैसे मिस्टर फूल ने सीक्रेटली इसे सेट किया हो, हमारे इसे ट्रिगर करने का वेट करते हुए। ड्रीम में अंश शाओतियन की बैक स्टोरी ये थी कि वो एक ऑर्फन था जिसे उसकी बड़ी बहन ने पाला था। उसने हाई स्कूल के बाद ड्रॉप आउट कर दिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर किया। उसकी बहन सीरियसली बीमार हो गई और करंटली एक वेजिटेटिव स्टेट में है। अपनी बहन के जागने की होप बनाए रखने के लिए उसने एक बड़ा स्टार बनने के लिए कड़ी मेहनत की और काफ़ी पैसे कमाए। मैंने उसे एक इनविटेशन दिया, ऐसी सैलरी ऑफर की जिसे वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था। उस समय मैं एक्चुअली थोड़ी अनईजी थी, ये सोचते हुए कि अंश शाओतियन से गेरमन स्पैरो का रोल करवाने से क्या कोई प्रॉब्लम्स होंगी। तुम जानती हो, अंश शाओतियन रियलिटी में एंटीगोनस से कोरिस्पॉन्ड करता है, जो फोर्थ एपॉक में द हाफ फूल था और अभी तक पेरिश नहीं हुआ है। अगर हम उसके स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को गेरमन स्पैरो की मूवी इमेज के साथ मर्ज करते हैं, तो ये पोटेंशियली मिस्टर फूल की सेल्फ अवेयरनेस को अफेक्ट कर सकता है या एंटीगोनस और उस सेलेस्टियल वर्दी को बेनिफिट पहुंचा सकता है। ये इंश्योर करने के लिए कि कोई इश्यूज ना हो, हमने चर्च ऑफ एवनाइट गॉडेस के जरिए एंटीगोनस से कॉन्टैक्ट किया। उसने हमसे कहा कि हम ट्राई कर सकते हैं। क्या एंटीगोनस के चर्च ऑफ एवनाइट गॉडेस के साथ क्लोज टाइज हैं? क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? जेना ने इंस्टिंक्टिवली पूछा। मैडम जस्टिस की स्माइल थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। कैप्चर और इम्प्रिजन होना भी एक तरह का कनेक्शन है, मुझे लगता है। हालांकि गॉडेस द्वारा एक रेवलेशन प्रोवाइड करने और एंटीगोनस से एक चीज प्रॉमिस करने के बाद उसने चर्च ऑफ एवनाइट गॉडेस के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसके वर्ड्स अब काफी क्रेडिबल हैं। यही वजह है कि मैंने अल्टीमेटली अंश शाओतियन को गेरमन स्पैरो का रोल प्ले करने के लिए इन्वाइट करने का डिसीजन लिया। शूट के दिन अंश शाओतियन का एक बहुत सीरियस कार एक्सीडेंट हो गया और वो भी एक वेजिटेबल बन गया। इसके अलावा वो और उसकी बहन दोनों वेजिटेबल्स बन गए। जेना को ये ट्रैजिक लगा। उसी समय उस वजह से मुझे दूसरी बार ड्रीम से किक आउट कर दिया गया, मैडम जस्टिस ने एक सेल्फ मॉकिंग टोन में कहा। उसके बाद मुझे सिग्निफिकेंट रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा। जब तक मैंने तीसरी बार ड्रीम में एंटर किया, हॉली ने गेरमन स्पैरो का रोल प्ले करने के लिए एक्टर को पहले ही चूज कर लिया था। सिल्वर लाइनिंग ये थी कि उसने पर्सनली फंड देने और अंश शाओतियन और उसकी बहन के मेडिकल एक्सपेंसेस को फुल्ली कवर करने के लिए एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया। जीना ने वैगली फील किया कि मैडम जस्टिस अपने ही ड्रीम मैनिफेस्टेशन हॉली की एक डिसेंट पर्सन होने के लिए प्रेज कर रही थी, जो अपनी आइडियल इमेज पर खरी उतर रही थी, लेकिन उसने इसे बहुत क्लियरली कहने की हिम्मत नहीं की। मैडम जस्टिस ने इस टॉपिक को स्किप किया और सीधे कहा, मुझे गेरमन स्पैरो का रोल प्ले करने के लिए कोई और सूटेबल पर्सन नहीं मिल सका और मिस्टर मून द्वारा प्रोवाइड की गई मेडिसिन अंश शाओतियन को नहीं जगा सकी। मेरे पास जीआईयू को एक ट्राई देने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली जीआईयू के फिल्मिंग फिनिश करने के बाद वो गेरमन स्पैरो के मैनिफेस्टेशन के साथ मर्ज नहीं हो सका और मूवी ने झो मिंगरुई को कुछ भी याद नहीं दिलाया। इसने सिर्फ गेरमन स्पैरो के कुछ कैरेक्टर इमिटेटर्स क्रिएट किए। शायद जब अंश शाओतियन का कार एक्सीडेंट हुआ था, तब वो गोल जो द ग्रेट पायरेट 3 को अचीव करना था, फेल होने के लिए डेस्टिन्ड हो गया था। द ग्रेट पायरेट 3 की फिल्मिंग के दौरान मैंने एक्चुअली नोटिस किया कि लोग धीरे धीरे अंश शाओतियन को भूल रहे थे, अब इस पर्सन को याद नहीं रख पा रहे थे, सिर्फ उससे रिलेटेड इवेंट्स को रिकॉल करने में एबल थे। मैं अफेक्टेड नहीं हुई थी, लेकिन मैंने खुद को साइकोलॉजिकल सजेशंस भी दिए थे कि अंश शाओतियन को नहीं भूलना है। जब मैं ड्रीम सिटी में थी, मुझे सच में याद था, जब तक कि मुझे तीसरी बार किक आउट नहीं कर दिया गया। ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ हद तक फूल बनाया गया था।
जेना ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, अनशाउतियन के रिलेशन में अभी भी बहुत यूजफुल सीक्रेट्स हिडन हो सकते हैं। यही वजह है कि सेलेस्टियल वर्दी हर किसी को फूल बनाएंगे और उन्हें उसके बारे में भुला देंगे। हमारा भी यही गैस है, मैडम जस्टिस ने नोट किया। जेना ने फिर कहा, अपनी वेजिटेटिव स्टेट में अनशाउतियन ऐसा लगता है कि लूमियन को किसी से केयरफुल रहने के लिए वार्न करना चाहता है। क्या आप प्लीज एंटीगोनस से दोबारा कांटेक्ट कर सकती हैं ये देखने के लिए कि क्या उसने रियलिटी में कुछ ड्रीम देखा है या वो कुछ जानता है? ये हमारी ड्यूटी है। मैडम जस्टिस ने चारों तरफ देखा और कहा, जल्दी वापस मत जाओ। चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस से फीडबैक का वेट करो। ये बहुत जल्द आ सकता है और तुम इस अपॉर्चुनिटी का यूज रियलिटी की अपनी साइकोलॉजिकल रिकॉग्निशन को डीपन करने के लिए कर सकती हो, ताकि एंड में रियलिटी और ड्रीम्स को कंफ्यूज करने से बचा जा सके। ऑलराइट, जेना ने पोलाइटली नोट किया, खड़ी हुई और विला के बैक में गार्डन की तरफ वॉक करने लगी। वो वहां एक वॉक लेना चाहती थी। सुबह के 3 बजे जब फ्रांका ने जियान ना को, जो किसी समय सो गई थी, सडनली जागते हुए देखा, तो वो समझ गई कि रियल जेना वापस आ गई है। जेना ने अपनी वॉइस लो की और फ्रैंका को डिटेल में बताया कि मैडम जस्टिस ने उससे क्या कहा था। फाइनली उसने कहा, एंटीगोनस ने कहा कि वो मिस्टर फूल के ड्रीम को सेंस कर सकता है, लेकिन उसने इसमें एंटर नहीं किया है और वो नहीं चाहता है, इसलिए वो नहीं जानता कि वेजिटेटिव अनशाउतियन लूमियन को किस बारे में वार्न करना चाहता है। क्या एंटीगोनस को एक बार अंदर आने के लिए कहना पॉसिबल है वेजिटेटिव अनशाउतियन का यूज करके? उस तरीके से शायद वो जान सके कि अनशाउतियन किस बारे में वार्न करना चाहता है, फ्रांका ने थॉटफुली कहा। जेना ने अपना सिर हिलाया। अनशाउतियन के वेजिटेबल बनने के बाद एंटीगोनस अंदर नहीं आ सकता, चाहे वो चाहे भी तो। क्या हमें अनशाउतियन को ट्रीट करने का कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत है? फ्रांका ने खुद से मूस किया। अगर हम उसे क्योर कर देते हैं और उसे जगा देते हैं तो एंटीगोनस के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसे ट्रीट कैसे करें? मेडिसिन काम करती हुई नहीं लगती। एक पॉज के बाद फ्रांका और जेना ने साइमल्टेनियसली एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा, ग्रेट मदर। और लूमियन अब ग्रेट मदर के चाइल्ड ऑफ गॉड के रूप में डिस्गाइज्ड था। चैप्टर 972, डिमनेस मेथड। लूमियन के जरिए ग्रेट मदर के किसी बेस्टोव को ढूंढकर अनशाउतियन का ट्रीटमेंट किया जाए। फ्रांका के थॉट्स भटकने लगे, जो धीरे धीरे काफी अजीब होते गए। अगर वो काम नहीं करता है तो अनशाउतियन से एक चाइल्ड कंसीव कराया जाए, जिसमें वो चाइल्ड अपने फादर को रिप्लेस कर दे, खुद फादर बन जाए और उस चाइल्ड को रैपिडली ग्रो करने में हेल्प मिले, जो एक दिन दूसरों के 10 साल को सरपास कर दे। जेना कुछ सेकंड के लिए साइलेंट रही और फिर बोली, सीक्वेंस 7 पर सबके सप्रेस होने के साथ ग्रेट मदर के बेस्टोव प्रोबेबली एम्ब्रियोस को क्विकली फॉर्म नहीं कर सकते या चिल्ड्रन को रैपिडली ग्रो नहीं करा सकते। वे तो खुद चाइल्ड ऑफ गॉड की गॉडहुड पर रिलाई करने की होप रख रहे हैं, ताकि ली केजी 1 महीने में प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस से गुजर सके। इसके अलावा अगर ग्रेट मदर इस अपॉर्चुनिटी का यूज अनशाउतियन या उसके चाइल्ड को करप्ट करने के लिए करती हैं, तो सिंबॉलिकली स्पीकिंग इस प्रॉब्लम की सीवेरिटी सेलेस्टियल वर्दी के अवेकनिंग से कम नहीं होगी। फ्रांका ने आह भरी और रिप्लाई किया, इंडीड, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम अनशाउतियन को जगा सकें और द ग्रेट पायरेट 3 को रीशूट कर सकें तो इसके अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जेना ने शर्टली एक्नॉलेज किया। मैडम जस्टिस ने कहा था कि जब से अनशाउतियन एक वेजिटेबल बना और द ग्रेट पायरेट 3 ने अपना लीड एक्टर चेंज किया, तब से फिल्मिंग नॉर्मल हो गई। उन्हें सस्पेक्ट है कि उस मोमेंट से ही ये मूवी जो ट्रू गोल अचीव करने के लिए बनी थी, वो फेल होने के लिए डेस्टिन्ड हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट में अनशाउतियन के जागने की कोई होप नहीं है और हम गेरमन स्पैरो का रोल प्ले करने के लिए किसी और सुटेबल पर्सन को नहीं ढूंढ सकते। फ्रैंका ने अपना माउथ ओपन किया, एक थॉटफुल एक्सप्रेशन शो करते हुए। एक्चुअली एक बेटर कैंडिडेट है, कोई ऐसा जो गेरमन स्पैरो का रोल प्ले करने के लिए अनशाउतियन से भी ज्यादा सूटेबल है। कौन? जेना ने सरप्राइज होकर पूछा। क्या मेजर अकाना कार्ड होल्डर्स ने ऐसे पर्सन को डिस्कवर नहीं किया था? फ्रांका की आंखें थोड़ी कर्व हुईं जब वो मुस्कुराई। झो मिंगरुई। जेना ने थोड़ा स्टूपिड फील किया। क्या ऐसा अलाउड भी है? आप इसे क्या कहेंगे? झो मिंगरुई से झो मिंगरुई का रोल करवाना, झो मिंगरुई को जगाने देना। फ्रांका ने सीरियसली कहा, अगर झो मिंगरुई गेरमन स्पैरो का रोल प्ले करता है तो वो फिल्मिंग प्रोसेस के दौरान उस लाइफ को रिलिव कर सकता है जिसे वो भूल चुका है। वो एक्चुअली कुछ याद कर सकता है और इवेंचुअली खुद को उस रोल में इमर्स कर सकता है, कैरेक्टर के साथ एक हो सकता है। क्या वो द वर्ल्ड के अवेकनिंग के इक्विवेलेंट नहीं होगा? इस पॉइंट पर फ्रांका ने अपने लिप्स को स्मैक किया। लेकिन डिफिकल्टी बहुत हाई है। हमारे पास द ग्रेट पायरेट 3 को रीशूट करने के लिए पैसे नहीं हैं, न ही हम हॉल फिल्म कंपनी को कन्विंस कर सकते हैं। अगर वे कुछ शूट करते भी हैं तो वो द ग्रेट पायरेट 4 होगी, गेरमन स्पैरो की मैरीटाइम एडवेंचर स्टोरी नहीं।
भले ही तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक टॉप स्टार बन जाओ और एक्टिवली इस मूवी को रीशूट करने का प्रपोजल रखो, और भले ही कोई इन्वेस्ट कर दे, फिर भी झो मिंगरुई को फिल्मिंग के लिए कन्विंस करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा। उसकी पर्सनल विलिंगनेस की बात तो छोड़ ही दो, मेरा एस्टिमेट है कि जैसे ही इन्विटेशन दिया जाएगा, रिलेवेंट पर्सन को ड्रीम से किक आउट कर दिया जाएगा। जो कोई भी इस मैटर को डिस्कस करने की डेयर करेगा, उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। इसे फ्यूचर के अवेकनिंग एक्शंस के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्लान माना जा सकता है। जेना ने एक हेडेक फील किया जब उसने फ्रांका द्वारा मेंशन की गई ट्रबल्स के बारे में सोचा। फ्रांका ने थॉटफुली नोट किया। कोरिस्पॉन्डिंगली, झो मिंगरुई की मेमोरीज इरेज होती हुई नहीं लगती। जब तक वो जानता है कि उसे द ग्रेट पायरेट 3 फिल्म करने के लिए कहा गया है और वो इंटरेस्टेड और ट्राई करने के लिए विलिंग है, सेलेस्टियल वर्दी प्रोबेबली इसे डायरेक्टली प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसके लिए हम मल्टीपल मेंबर्स के ड्रीम में एंटर करने के चांसेस को मल्टीपल टाइम सैक्रिफाइस कर सकते हैं। इस पॉइंट पर फ्रांका सडनली मुस्कुराई। तुम इसे क्या कहती हो? इसे कहते हैं, फॉर द सेक ऑफ सेविंग द वर्ल्ड, प्लीज डेब्यू मिस्टर फूल। सेलेस्टियल वर्दी शायद इसे डायरेक्टली प्रिवेंट न कर पाए, लेकिन सब्सिक्वेंटली वहाँ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जैसे डायरेक्टर का कार एक्सीडेंट होना, फिल्म क्रू को आग का सामना करना या फीमेल लीड का रेपुटेशन कोलैप्स होना, जो द ग्रेट पायरेट 3 को फिल्मिंग प्रोसेस में एंटर करने से भी रोक दे, जेना ने कामली रिमाइंड कराया। फ्रांका ने आह भरी। मुझे पता है, ये सिर्फ एक आइडिया प्रपोज करना है। हम बाद में देखेंगे कि क्या ये फीजिबल है। अगली दोपहर टेक बिल्डिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में फ्रांका चार्ट्स बनाने में बिजी थी जब उसने सडनली लुओ शान को देखा, जिसे अभी अभी एचआर डिपार्टमेंट में बुलाया गया था। वो एक डिजेक्टेड और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ वापस आई थी। क्या हुआ? फ्रांका ने टाइपिंग स्टॉप की। लुओ शान ऐसे बोली जैसे किसी ड्रीम में हो। वे मुझे फायर करना चाहते हैं। एचआर ने कहा कि मिस्टर हुआंग पहले वहां से गुजरे थे। उन्होंने मुझे स्लैक ऑफ करते हुए देखा और बहुत एंग्री हो गए। वो मुझे डायरेक्टली फायर करने का प्लान कर रहे हैं। मैंने तो अभी तक अपने मॉर्टगेज का पेमेंट भी फिनिश नहीं किया है। ये किस तरह का रीजन है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कम से कम 17 या 18 लोग हैं जो लुओ शान से ज्यादा स्लैक ऑफ करते हैं, तो सिर्फ उसे ही क्यों फायर किया जा रहा है? फ्रांका का पहला रिएक्शन लुओ शान को जस्टिस दिलाने में हेल्प करने का था। उसका दूसरा रिएक्शन था, डैम इट, क्या ये मिस्टर हुआंग का झो मिंगरुई के फ्रेंड्स को पर्ज करना है? क्या मिरर ड्रोजल ने मिस्टर हुआंग के ऊपर इनिशियल कंट्रोल कंप्लीट कर लिया है? क्या ज़रातुल उस्त्रा ने लुओ शान को उसकी झो मिंगरुई को दी गई प्रीवियस वार्निंग की वजह से टारगेट किया है? अगर लुओ शान मेरे साथ कम्यूट नहीं करती है तो मिरर सब्स्टिट्यूशन काम नहीं कर पाएगा जब तक कि जेना हर समय उसके साथ न रहे, लेकिन जेना को जल्द ही हॉल फिल्म कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इस तरह लुओ शान डेंजर में होगी। इससे पहले कि फ्रांका लुओ शान को कंफर्ट कर पाती और किसी काउंटर मेजर के बारे में सोच पाती, उसने अपने फ़ोन को वाइब्रेट होते सुना। उसने इसे पिक किया और देखा कि ये वीचैट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। रिक्वेस्टर था बर्नाडेट। क्वीन मिस्टिक आ गई हैं? क्या स्ट्रोक ऑफ लक है? फ्रांका ने क्विकली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। फिर लुओ शान से कहा, डोंट वरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में वैसे भी बहुत लोग काम नहीं कर रहे हैं। जब मिस्टर एड आएंगे तो तुम उनके सामने अपना केस रख सकती हो और उन्हें मिस्टर हुआंग को परसुएट करने में एबल होना चाहिए। अगर वो काम न करे तो हायर सेवरेंस पे के लिए नेगोशिएट करने की कोशिश करना, और मैं मिस हुआंग से तुम्हारे लिए जस्टिस मांगूंगी। लुओ शान अपनी डेस्क की तरफ वापस वॉक कर गई, डिजेक्टेड होकर मिस्टर एड के अपीयर होने का वेट करने लगी। मीनवाइल फ्रांका को बर्नाडेट से एक मैसेज रिसीव हुआ, 8th फ्लोर पर रूम 101 में आओ। 8th फ्लोर? वो इंटिस ग्रुप की किसी भी कंपनी का नहीं है। हालांकि लूमियन के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग उन फ्लोर्स की कंपनियां इंटिस पर डिफरेंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस और एविल गॉड कल्ट्स के इरोजन और इन्फ्लुएंस को सिंबलाइज करती हैं, जिसमें क्वीन मिस्टिक का एलिमेंट डॉन भी शामिल है। फ्रांका खड़ी हुई। उसने डिप्टी डायरेक्टर झांग किंग से कुछ नहीं कहा और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट छोड़ने के लिए बाथरूम जाने का एक्सक्यूज यूज किया और एलिवेटर लेकर 8th फ्लोर पर चली गई। 8th फ्लोर का आधा हिस्सा डॉन चिल्ड्रंस पब्लिशिंग कंपनी का था। रिसेप्शनिस्ट ने फ्रांका की तरफ देखा तक नहीं, उसे एंटर करने की परमिशन देते हुए। फ्रांका ने पाया कि फेशियल रिकॉग्निशन एक्सेस कंट्रोल एक्टिवेटेड नहीं था और रास्ते में कोई एम्प्लॉय बाहर नहीं आया, जिससे वो इजीली रूम 101 तक पहुंच गई। बर्नी हुआंग, जिसने हेम पर फ्रिंजेस वाला एक स्पैगेटी स्ट्रैप टॉप और लॉन्ग जीन्स पहनी थी, सोफा एरिया में बैठी थी, जिससे एक यूथफुल ऑरा एक्सूड हो रहा था। ये क्वीन मिस्टिक का कॉलेज स्टूडेंट वर्जन है। फ्रांका ने वॉक करके पास गई, उन्हें ग्रीट किया और बैठ गई। क्या हुआ? बर्नी हुआंग का डिमीनर और पोस्चर एक कॉलेज स्टूडेंट से डिफरेंट था। फ्रांका ने रिकाउंट किया कि कैसे मिस्टर हुआंग मिरर के अंदर से गेज को सेंस करने में एबल लग रहे थे, कैसे रियल वर्ल्ड में मिरर ड्रोजल मिसिंग अपीयर हुए थे और कैसे ज़रातुल उस्त्रा रिसेंटली हर दिन मिस्टर हुआंग के साथ कई घंटे स्पेंड कर रहे थे।
फाइनली उसने उस ट्रबल का मेंशन किया जिससे लुओ शान गुजर रही थी। बर्नी हुआंग ने क्वाइटली सुना, फिर जेंटली नोट किया, मेरे फादर के रिगार्डिंग मैं ऑब्जर्व और प्रोब करूंगी। इसमें कुछ टाइम लगेगा, शायद कुछ दिन, शायद 1 या 2 हफ्ते। जहां तक लुओ शान की प्रॉब्लम का सवाल है, तुम्हें इसे खुद सॉल्व करना होगा। अगर मैं लुओ शान के बिहाफ पर इंटरवीन करती हूँ तो ये इजीली तुम्हारे साथ मेरे कनेक्शन को एक्सपोज कर सकता है। अगर तुम लुओ शान की ट्रबल को रिजॉल्व कर सकती हो, कम से कम उसे 1 हफ्ते के लिए हैंडओवर प्रोसेस में एंटर करने से प्रिवेंट कर सकती हो, तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी। क्या ये हमारा बिजनेस नहीं है? आप मुझे एक रिवॉर्ड के रूप में पे क्यों कर रही हैं? ये मेरी तरफ से आपकी हेल्प मांगना है, आपकी तरफ से मेरी हेल्प मांगना नहीं। फ्रांका को इंस्टेंटली स्टार ड्रीम प्रोविजन स्टोर वाला इंसिडेंट याद आ गया और वो रफली समझ गई कि क्वीन मिस्टिक उसे और दूसरों को पैसे देने के रीजंस और एक्सक्यूजेस ढूंढ रही थीं। ऑलराइट, फ्रांका इमीडिएटली एग्री हो गई। रूम 101 छोड़ने के बाद वापस ऊपर जाने के रास्ते में उसने सीरियसली कंसीडर किया कि लुओ शान को फायर होने से कैसे रोका जाए। मिस्टर एड को उसके बिहाफ पर प्लीड करने के लिए इंस्टिगेट किया जाए। उसके पास सक्सेस का सिर्फ एक सर्टेन चांस है। मिस्टर हुआंग के लुओ शान को फायर करने के डिसीजन को डिसअपियर करा दिया जाए। मैं वो नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसे कुछ दिनों के लिए डिले करने का रास्ता ढूंढ सकती हूँ। दोनों अप्रोचेस को साइमल्टेनियसली परस्यू किया जाए। फ्रांका, जो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में कैपेबल थी, उसने अपना फोन निकाला और लूमियन को अपने आइडियाज और पोटेंशियल आफ्टरमैथ इश्यूज के बारे में बताया। जल्द ही उसे द इडियट से एक रिप्लाई रिसीव हुआ, प्लॉसिबल। फ्रांका ने इमीडिएटली इंफॉर्मेशन श्रेडर का यूज करके चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में वापस आ गई। जब मिस्टर एड ने अपने ऑफिस में एंटर किया तो वो खड़ी हुई और लुओ शान के साथ अपना केस प्लीड करने के लिए गई और रास्ते में मिस्टिकल पैथोजन स्प्रेड करने लगी। यस, वो एक डिसीज स्प्रेड करने जा रही थी। उसने ऐसे मिस्टिकल पैथोजेंस चूज किए जिसने लोगों को कुछ सिक लीव लेने का चांस दिया, कुछ ऐसा जिससे वे घर लौटने पर क्विकली रिकवर कर सकें। ऐसे मिस्टिकल पैथोजेंस जो स्टमक फ्लू का कारण बनते हैं। लगभग 10 मिनट के बाद फ्रांका ने डिस्क्रीटली मिस्टर एड को इंस्टिगेट किया, जिससे वे लुओ शान के बिहाफ पर प्लीड करने के लिए एग्री हो गए। जब वे दोनों डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कई कलीग्स पेल दिख रहे थे, पास के ट्रैश कैंस में वॉमिट कर रहे थे, जबकि दूसरे डिफरेंट फ्लोर्स पर बाथरूम्स की तरफ रश कर रहे थे। क्या हुआ? लुओ शान ने कंसर्न के साथ एक कलीग से पूछा। मेल कलीग ने अपना स्टमक होल्ड करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, हर किसी ने सडनली वॉमिटिंग करना और डायरिया होना शुरू कर दिया। क्या ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है? ये देखकर फ्रांका ने अर्जेंटली पुलिस को कॉल किया और क्रिम्सन मून हॉस्पिटल के लिए इमरजेंसी नंबर डायल किया। जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का स्टाफ एम्बुलेंस का वेट कर रहा था और दूसरे डिपार्टमेंट का स्टाफ हेल्प करने के लिए आया तो फ्रांका ने अपना माउथ कवर किया और ड्राई हीविंग शुरू कर दी। मैं भी अफेक्ट हो गई हूँ, उसने लुओ शान से कहा। लुओ शान ने अपनी खुद की फिजिकल कंडीशन को एसेस किया। मुझे थोड़ा फील हो रहा है, लेकिन मैं ठीक हूँ। जल्द ही क्रिम्सन मून हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आ गई और अफेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के स्टाफ को हॉस्पिटल ले गई। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सडनली सिर्फ 4 लोगों के साथ रह गया, जिनमें से एक लुओ शान थी। मिस्टर एड ने लुओ शान की तरफ देखा, उनका एक्सप्रेशन ग्रेव था और कहा, तुम अभी के लिए किला संभालो, फायरिंग के बारे में चिंता मत करो। ओके, लुओ शान कंफ्यूज्ड और बिविल्डर्ड दोनों थी। इससे पहले से ही लूमियन एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में ऊपर नीचे रन कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के स्टाफ को क्रिम्सन मून हॉस्पिटल जाने में हेल्प कर रहा था। इस प्रोसेस के दौरान उसने फ्रांका के क्लोज आने का एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा और उन्होंने एक ग्लांस एक्सचेंज किया। जैसा कि एग्री हुआ था, लूमियन ने फ्रांका को स्टमक फ्लू कॉज करने वाला मिस्टिकल पैथोजन स्प्रेड कर दिया, इन केस वो बाद में हॉस्पिटल जाए और कुछ न मिले जिससे वो एक सस्पेक्ट बन जाए। उन्हें फूड पॉइजनिंग कैसे हुई? ओल्ड शिया ने जाते हुए व्हीकल्स की तरफ देखा और कंफ्यूज्ड होकर पूछा, हर किसी ने एक ही कैफेटेरिया में खाया था, है ना? क्या उन्होंने कोई अनक्लीन टेकआउट ऑर्डर किया था? कौन जानता है, लूमियन ने वापस वॉक करने के लिए मुड़ते हुए कहा। उसे फ्रांका से एक मैसेज रिसीव हुआ। मैसेज में लिखा था, तुम जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट चेक कर सकते हो। जो लोग अभी भी कुछ हेल्थ मेंटेन कर पा रहे हैं और काम करना कंटिन्यू रख रहे हैं, उनके बियॉन्डर्स होने की लाइक्लीहुड है, जैसे लुओ शान। चैप्टर 973, एन अनएक्सपेक्टेड विजिटर। जब लूमियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पहुंचा तो कई प्रोफेशनल्स ऑलरेडी वहां एनालिसिस के लिए फिजिकल एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे, जिसमें लेफ्ट ओवर मिल्क टी, वाटर डिस्पेंसर का लिक्विड, फेंके गए टेकआउट कंटेनर्स, वॉमिट और कंप्यूटर, डेस्क और एयर कंडीशनिंग वेंट्स के स्वाब्स शामिल थे। लेकिन यह लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती थी। उनके फिनिश करने के बाद स्पेशलिस्ट्स के एक दूसरे ग्रुप ने फुल डिसइंफेक्शन प्रोसेस शुरू किया। इस टाइम के दौरान लुओ शान और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो अभी भी काम कर रहे थे, वे सिर्फ हॉलवे में वेट कर सकते थे।
एक ग्लांस में लूमियन ने नोटिस किया कि मिस्टर एड और लुओ शान के अलावा सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो इस मिस्टिकल पैथोजन से अनअफेक्टेड लग रहे थे। उनका कॉम्प्लेक्शन और मूवमेंट्स काफी नॉर्मल अपीयर हो रहे थे। एक मेल था जो यांगडू के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिलेटिवली टॉल था, लगभग 6 फीट से ऊपर। दूसरी 30 के दशक की एक वुमन थी, राउंड फेस वाली, थोड़ी ओवरवेट, जो न तो पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव थी और न ही बदसूरत। वे मिस्टर हुआंग के पीछे नहीं लगते, या यूं कहें मिस्टर हुआंग की बॉडी के पीछे नहीं। बियॉन्ड द सेंटिस ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में इतनी डिलीजेंटली काम क्यों करेंगे? लूमियन ने अपनी खुद की थिंकिंग के बेसिस पर उनके इंटेंशंस को समझने की कोशिश की। बेशक वो इस बात को लेकर सर्टन नहीं हो सकता था कि क्रिम्सन मून हॉस्पिटल जाने वालों में कोई बियॉन्डर नहीं था। शायद वहां कोई डिमनेस मिस्टर हुआंग का टेस्ट लेने के चांस का वेट कर रही हो, लेकिन मिस्टिकल पैथोजन की प्रेजेंस और इरोजन को सेंस करने पर उसने सीवियर सिम्टम्स का नाटक किया हो और डिस्कवर होने से बचने के लिए हॉस्पिटल चली गई हो। लुओ शान ने भी उस रिपोर्टेडली हैंडसम सिक्योरिटी गार्ड को नोटिस किया और फील किया कि वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा। थोड़ी देर बाद मिस्टर एड को एक फोन कॉल रिसीव हुआ। प्रॉब्लम सीरियस नहीं है और सिचुएशन स्टेबलाइज हो गई है, मिस्टर एड ने हैप्पीली पूछा। फिर उन्होंने दूसरी एंड पर झांकिंग को कहते सुना। टेस्ट रिजल्ट्स एक माइल्ड वायरल इन्फेक्शन शो करते हैं। डॉक्टर ने कहा कि वे अपनी आईवी ड्रिप्स फिनिश करने के बाद घर जा सकते हैं, 2 और दिनों के लिए मेडिकेशन ले सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं और वे ठीक हो जाएंगे। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी सिक लीव के लिए अप्लाई कर दिया है, जो रिकवर होने के लिए कुछ दिनों तक घर पर रहने का प्लान कर रहे हैं। वे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये एक वर्क रिलेटेड इंजरी मानी जाएगी और क्या इसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन है। मिस्टर एड के टेम्पल फड़के जब उन्होंने अपने इमोशंस को सप्रेस किया और कहा उन्हें घर पर रेस्ट करना चाहिए। हम उन्हें काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते और ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स का रिस्क नहीं ले सकते। जहाँ तक बात है कि क्या ये वर्क रिलेटेड इंजरी मानी जाएगी, तो वापस आने पर लीगल डिपार्टमेंट से पूछना। ऑल राइट, झांग ने कहा, लेकिन वहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वे काम पर वापस आना चाहते हैं। हालांकि क्या? मिस्टर एड ने पूछा। इवन बीमार ब्यूटीज भी ब्यूटीज थीं। मिस्टर हुआंग शायद उन्हें देखकर सिंपैथेटिक फील करें। मिस्टर एड मोमेंटली स्पीचलेस हो गए। क्या सिर्फ नए एम्प्लॉयज ही काम करने के लिए ईगर हैं और अपनी जॉब्स को सीरियसली लेते हैं? मीनवाइल लूमियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के इंसिडेंट को एक एक्सक्यूज की तरह यूज किया ताकि वो पास में ही नजर रख सके और कभी कभी हेल्प ऑफर कर सके। यह लुओ शान को इस केओस में सेलेस्टियल वर्दी के सबऑर्डिनेट्स द्वारा एलिमिनेट होने से गार्ड करने के लिए भी था। एक पॉइंटर के रूप में उसके पास खुद को प्रोटेक्ट करने की कुछ एबिलिटी थी, लेकिन उसमें क्लियरली एक्सपीरियंस की कमी थी और वो क्राउडेड सिचुएशंस में इजीली अपनी गार्ड डाउन कर सकती थी। अब फ्रांका के हॉस्पिटल में होने की वजह से वो एक फर्स्ट स्ट्राइक से एस्केप करने के लिए मिरर सब्स्टिट्यूशन पर रिलाई नहीं कर सकती थी। जब फ्रांका लुओ शान और दूसरों की बैकलॉग वर्क से डील करने में हेल्प करने के लिए क्रिम्सन मून हॉस्पिटल से लौट आई, तो लूमियन और ओल्ड शिया 13th फ्लोर पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में वापस चले गए। उसने अनशाउतियन को ट्रीट करने के तरीके पर पॉन्डर करना कंटिन्यू रखा। उसका मानना था कि अनशाउतियन का वेजिटेबल बनना सिंबॉलिक था, जो द फूल्स यूनिकनेस के अंदर एंटीगोनस के स्पिरिचुअल इम्प्रिंट के डिक्लाइन और डिसअपियरेंस को रिप्रेजेंट करता था। इसे नॉर्मल मेथड्स के जरिए रिवर्स नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसे एसेंस से एक सॉल्यूशन ढूंढना था। द फूल्स यूनिकनेस के अंदर एंटीगोनस के स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को स्ट्रेंथन करने का कोई रास्ता ढूंढा जाए, लेकिन एंटीगोनस अभी मिस्टर फूल के ड्रीम में एंटर नहीं कर सकता। भले ही वो कोरेस्पॉन्डिंग आइटम्स प्रोवाइड करने के लिए विलिंग हो, हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए द फूल्स यूनिकनेस के सिंबल झो मिंगरुई को करप्ट करना होगा। ये झो मिंगरुई के माइंड में हमारी इमेज को डैमेज करेगा, हमारे सारे प्रीवियस एफर्ट्स को वेस्ट कर देगा और ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। फ्रांका और जेना का अप्रोच गलत नहीं है। ग्रेट मदर की पावर का यूज करना अनशाउतियन को जगा सकता है, लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट या अनशाउतियन से चाइल्ड कराना नहीं है। ये न्यू बर्थ है, सिंबॉलिकली मीनिंग की द फूल्स यूनिकनेस के अंदर एंटीगोनस का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट रीबॉर्न हुआ है। क्या रीबॉर्न अनशाउतियन एक फ्रेंड है या फो, ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो इनएविटेबली मिस्टर फूल के अवेकनिंग में इंटरफियर करेगा। विलन पाथवे का सीक्वेंस 7 हेरेटिक स्पेलमास्टर रीबर्थ रिचुअल्स परफॉर्म कर सकता है। थियोरेटिकली ग्रीन जैसे ग्रेट मदर के बेस्टोव्ड अनशाउतियन को जगा सकते हैं, लेकिन इसमें रिवर्सिंग सिंबॉलिज्म इन्वॉल्व है। मेरा एस्टीमेट है कि सिर्फ गॉडहुड वाले किसी पर्सन द्वारा परफॉर्म किया गया रीबर्थ रिचुअल ही इफेक्टिव होगा। ड्रीम सिटी में ग्रीम और दूसरे बिलीव करते हैं कि सिर्फ मेरे पास, यानी फेक चाइल्ड ऑफ गॉड के पास ही ये है, जबकि दूसरों के पास नहीं है। खैर, एक दूसरी जगह होनी चाहिए जिसके पास ये हो, मुशु हॉस्पिटल का बेसमेंट, लेकिन अनशाउतियन को वहां भेजना प्योरली हमारे लिए एक एनिमी क्रिएट करना होगा। काफी लंबे समय तक पॉन्डर करने के बाद लूमियन ने फील किया कि दोनों करंट अप्रोचेस में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स थीं।
हिडन डेंजर्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स गेन्स से कहीं ज़्यादा थे, और ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो और उसके कंपेनियंस चूज करते। उसने लूप होल्स ढूंढने के पर्सपेक्टिव से इस मैटर को कंसीडर करना शुरू किया। जल्द ही उसने किसी के बारे में सोचा, ली केजी। मिस्टर फूल की ली केजी के मशरूम्स के बारे में सबकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग गेरमन स्पैरो के फ्रैंक ली के साथ इंट्रैक्शन से आनी चाहिए। जो कुछ हमने देखा है उससे ऐसा लगता है कि वो ली केजी के मशरूम्स को काफ़ी डेंजरस मानता है, जिसमें वेरियस पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कुछ इनक्रेडिबल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। इस सिटी का एसेंस एक ड्रीम है और ड्रीम्स आइडियलिस्टिक होते हैं। जब तक मिस्टर फूल ट्रूली बिलीव करते हैं कि ली केजी के मशरूम्स इनक्रेडिबल चीज़ें अचीव कर सकते हैं, ली केजी अनशाओतियन को ट्रीट करने और उसे जगाने के लिए एक मशरूम क्रिएट कर सकता है। ये मशरूम अनशाओतियन को ट्रीट नहीं कर रहा है, बल्कि मिस्टर फूल का सबकॉन्शियस सिंबोलिज्म को रिवर्स करने के लिए गाइड हो रहा है। बेशक वो अवेकनिंग इनेविटेबली डिस्टॉर्टेड, एबनॉर्मल और हॉरिफाइंग होगी, लेकिन अगर अनशाओतियन इसका यूज वो सब कुछ कहने के लिए कर सके जो वो मुझे वॉर्न करना चाहता है, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। लूमियन ने इसके बारे में जितना ज्यादा सोचा, उसे उतना ही ज्यादा फील हुआ कि ली केजी का यूज करना यूजफुल हो सकता है। उसने हॉस्पिटल रूम के डोर के जरिए ली केजी से बात करने का एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने का प्लान बनाया। इस बायोलॉजी टीचर का ओरिजिनल सच में एक डॉक्टर था। जेना, जो मिस्टर फूल से कोरस्पॉन्डिंग दूसरी इनकॉर्नेशंस को ऑब्जर्व कर रही थी, उसे हॉल फिल्म कंपनी से एक कॉल रिसीव हुआ जिसमें उसे कल टैलेंट डिपार्टमेंट में एक मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाने को कहा गया। फ्यू, मेरे पास अब एक जॉब भी है। जेना ने राहत की सांस ली। वो मूवीज और टीवी ड्रामास की फिल्मिंग के लिए लुक फॉरवर्ड भी कर रही थी, लेकिन उसने फील किया कि मिस्टर फूल को जगाने का मैटर इतना लंबा नहीं खिंचेगा, तब तक नहीं जब तक वो किसी प्रोडक्शन को ज्वाइन न कर ले। उसी समय उसने फील किया कि हॉल फिल्म कंपनी काफ़ी अच्छी तरह मैनेज्ड थी। उसने सोचा था कि कोई इंटरव्यूअर पहले कॉल करेगा, ये हिंट देते हुए कि उसे एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट का चांस पाने के लिए कुछ करना होगा। वो रिलेवेंट पर्सन को खुद को खोने के लिए मजबूर करने के लिए चार्म यूज करने के लिए प्रिपेयर्ड थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कुछ उन चीज़ों से डिफरेंट था जो उसने थिएटर डी ला एंशियन केज आ पीजन्स में देखी और सुनी थी, जैसा कि मैडम जस्टिस द्वारा फाउंडेड एक फिल्म कंपनी से एक्सपेक्टेड था। जेना ने रिलीव्ड फील किया। अंधेरा होने के बाद लूमियन, जो टारगेट का शेड्यूल जानता था, उसने होटल से जरातुलुस्त्रा की एब्सेंस का एडवांटेज लिया ताकि वो मिरर वर्ल्ड के जरिए क्रॉस ओवर कर सके और पिनहोल कैमरास और लिसनिंग डिवाइसेस में स्टोर्ड सर्विलांस कंटेंट को रिट्रीव कर सके। मिडनाइट के बाद वो शिनहोंग डिस्ट्रिक्ट में रेंटेड अपार्टमेंट में वापस आया और होटल रूम में जरातुलुस्त्रा की एक्टिविटीज़ को प्लेबैक करने के लिए अपने फ़ोन का यूज़ किया। ये इस बात की जासूसी करने के लिए नहीं था कि जरातुलुस्त्रा क्या प्लॉट कर रहा है या क्या अचीव करने का प्लान बना रहा है, हालांकि वो एक बोनस होता। लूमियन का मेन पर्पस जरातुलुस्त्रा के अकेले होने पर उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना था, ये ढूंढने के लिए कि वो करेंटली कितने मैरियोनेट्स मेंटेन कर सकता है, कितनी बार उसने हिस्टोरिकल वॉइड इमेजेस को समन किया, ये इमेजेस खुद से गायब होने में कितना टाइम लेंगी, और ऐसी दूसरी इन्फॉर्मेशन। ये जरातुलुस्त्रा को किल करने के लिए एक अपकमिंग सरप्राइज अटैक और एनसर्कलमेंट की प्रिपरेशन थी। भले ही जरातुलुस्त्रा भी सीक्वेंस 7 पर सप्रेस था, फिर भी उसके पास एक एंजल का रैंक था। उसकी कई एबिलिटीज के इफेक्ट्स और रेंजेस एक ट्रू सीक्वेंस 7 से कुछ हद तक डिफरेंट थे। एग्जाम्पल के लिए मैरियोनेट्स का नंबर ले लीजिए। एक नॉर्मल मैरियोनेटिस्ट जिसने अभी अभी सीक्वेंस 5 पर एडवांस किया हो, वो सिर्फ एक मैरियोनेट कंट्रोल कर सकता था। अगर सीक्वेंस 7 लेवल पर रिस्ट्रिक्टेड किया जाए तो थियोरेटिकली वे मैरियोनेट्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ किलिंग के लिए मैरियोनेटाइजेशन का यूज कर पाएंगे। लेकिन ये एबिलिटी सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 पर क्वालिटेटिवली चेंज हो सकती है, जिससे स्पिरिचुअलिटी का कंजम्पशन रिड्यूस होता है और कंट्रोल की डिफिकल्टी लो हो जाती है। उसके बाद भले ही एबिलिटी सीक्वेंस 7 पर सप्रेस हो जाए, ये फिर भी एसेंशियली एग्जिस्ट करेगी, बस कम प्रोनाउंस्ड इफेक्ट्स के साथ। दूसरे वर्ड्स में जरातुलुस्त्रा अभी भी मैरियोनेट्स कंट्रोल कर सकता था, लेकिन नंबर बहुत लिमिटेड था, परहैप्स 2, परहैप्स सिर्फ 1। लूमियन को अब इन डिटेल्स को कंफर्म करने की जरूरत थी। रिलेवेंट इंटेलिजेंस को समझे बिना अगर वे डायरेक्टली एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करते हैं और जरातुलुस्त्रा को एनसर्कल करके किल करने की कोशिश करते हैं, तो अपने सुपीरियर नंबर्स को देखते हुए उनके पास उसे डिफीट करने या उसे रिट्रीट करने के लिए फोर्स करने की कुछ होप हो सकती है, लेकिन अपने प्रीडिटरमाइंड गोल को अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। सियर पाथवे अपनी स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल एबिलिटीज के लिए जाना जाता था। लूमियन ने फोन स्क्रीन की तरफ इंटेंटली देखा, किसी भी डिटेल को मिस न करते हुए। अभी के लिए वो स्किप करके आगे बढ़ रहा था, सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी वाले सीन्स को सिलेक्ट करते हुए। जब सर्विलांस वीडियो कल रात के 11 बजे पहुंचा तो लूमियन ने जरातुलुस्त्रा को देखा, जिसने एक ब्लैक रोब पहना था। वो डोर की तरफ वॉक करके गया और उसने इसे ओपन किया। बाहर से कोई अंदर एंटर हुआ। उस पर्सन ने रात में भी सनग्लासेस पहने थे, एक ब्लैक टी शर्ट और डार्क जीन्स पहनी थी, जो अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करेगी, लगभग 6 फीट लंबा। वो कौन हो सकता है? लूमियन ने सोचा।
लूमियन का फोकस इंटेंसिफाई हो गया। रूम में एंटर करने के बाद उस पर्सन ने लेफ्ट और राइट देखा, फिर अपनी नोज पर टिके सनग्लासेस को रिमूव किया, जिससे एक ऐसा फेस रिवील हुआ जो लूमियन के लिए काफी फैमिलियर था। उसने ऑनलाइन सर्टेन एक्टिविटीज में इस पर्सन को इंटरव्यू देते और पार्टिसिपेट करते हुए वीडियोस देखे थे। ये जियायू था, वो एक्टर जिसने गेरमन स्पैरो का रोल प्ले किया था। वो झो मिंगरुई जैसा बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वो लेट नाइट ज़रातुलुस्त्रा से मिलने क्यों आ रहा है? हमने क्या मिस कर दिया है? लूमियन की प्यूपिल्स डायलेट हो गईं जब उसने ज्यादा इंटेंटली देखना शुरू किया। वो उस टेक्नोलॉजी के लिए ग्रेटफुल था जिसने उसे असिस्टेंस प्रोवाइड की, लेकिन इस बात से वरीड भी था कि ज़रातुलुस्त्रा ने शायद ऑलरेडी पिनहोल कैमरास और लिसनिंग डिवाइसेस की प्रेजेंस को डिस्कवर कर लिया हो और जानबूझकर इस सीन को स्टेज किया हो। जियायू सोफा एरिया में बैठ गया और उसने लगभग 15 मिनट तक ज़रातुलुस्त्रा से बात की, फिर वो खड़ा हुआ और चला गया। लूमियन ने क्विकली सर्विलांस वीडियो प्ले करना स्टॉप कर दिया, ये डिसाइड करते हुए कि पहले ये सुना जाए कि क्या लिसनिंग डिवाइस ने उस टाइम पीरियड के दौरान कोई डायलॉग रिकॉर्ड किया था। चैप्टर 974 इंस्टिगेशन। लूमियन ने क्विकली ज़रातुलुस्त्रा और जियायू के बीच की बातचीत को ढूंढ लिया। उसका जिस्ट ये था कि ज़रातुलुस्त्रा एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड फिल्म और टेलीविजन कंपनी के लिए जियायू को पोच करना चाहता था। ये कंपनी रीस्ट्रक्चर्ड इंटिस ग्रुप द्वारा फंड की जाएगी, जो फाइनल ईयर में जियायू के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की पेनल्टी पे करने में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा जियायू को एक बड़ा साइनिंग बोनस, बेटर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, स्ट्रॉन्गर रिसोर्सेज और इंटिस ग्रुप की लग्जरी गुड्स कंपनी के साथ एंडोर्समेंट डील्स मिलेंगी। सुनते हुए लूमियन ने अपनी एक आईब्रो रेज की। तुम सच में बिजनेस कोऑपरेशन डिस्कस कर रहे हो? क्या ये वही है जो मैं सुनना चाहता था? ज़रातुलुस्त्रा के रिपीटेड प्रॉमिस के बाद जियायू क्लियरली टेम्प्टेड था और उसने कहा कि वो इस पर कंसिडर करेगा और 2 दिनों में एक फाइनल आंसर देगा। लूमियन ने अपने फोन की तरफ देखा, पॉज हिट किया और अपने माइंड में बातचीत को रिप्ले किया। वो टेबल की साइड में एंथनी की तरफ मुड़ा और मूव किया। 2 की पॉइंट्स हैं। 1. जियायू, वो एक्टर जिसने गेरमन स्पैरो का रोल प्ले किया था, वो अभी भी यूजफुल है। सेलेस्टियल वर्दी के सबऑर्डिनेट्स उसे हाईली वैल्यू करते हैं और उसे अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हुए। 2. ज़रातुलुस्त्रा के पास एक्चुअली ज़्यादा पैसे नहीं हैं। उसके पास सिर्फ एक आइडेंटिटी और ड्रीम से बुनी हुई कंपनी है, जो इस सिटी के बाहर है और सिर्फ रूमर्स के रूप में एग्जिस्ट करती है। उन्हें रियल मनी और रिसोर्सेज में टर्न करने के लिए उसे इंटिस ग्रुप के साथ मर्जर और रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। यह इस फैक्ट से डिड्यूस किया जा सकता है कि जियायू से प्रॉमिस किए गए सभी बेनिफिट्स केवल इंटिस ग्रुप द्वारा फिल्म कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट को फंड करने के बाद ही डिलीवर किए जा सकते हैं, न कि मौके पर ही एक इरेसिस्टिबल चेक लिखकर। बियॉन्डर एबिलिटीज रेस्ट्रिक्टेड होने के साथ पैसे और रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि पहले उस अनक्लेम्ड फर्स्ट प्राइज को किसने जीता था। इस पॉइंट पर लूमियन का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया। एक दूसरा पॉइंट जिसे हमने पहले ओवरलुक किया वो ये है कि एक बार जब इंटिस ग्रुप ज़रातुलुस्त्रा की कंपनी के साथ रीस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट कर लेता है, जो प्लॉट बैकग्राउंड का पार्ट है, तो ज़रातुलुस्त्रा को बड़ी अमाउंट में रिसोर्सेज और मनी तक एक्सेस मिल जाएगी, जो हमारे लिए बहुत अनफेवरेबल है। और चाहे मिस्टर हुआंग मिरर रोजल द्वारा इरोड और कंट्रोल्ड हुए हों या नहीं, ये मर्जर आगे बढ़ेगा। एकमात्र डिफरेंस ये है कि क्या ज़रातुलुस्त्रा के बेनिफिट्स सब्सटेंशियल होंगे या सिर्फ एवरेज। जब तक वो कॉम्प्रोमाइज करने और कुछ इंटरेस्ट को गिव अप करने के लिए विलिंग है, मर्जर और रीस्ट्रक्चरिंग की लाइक्लीहुड बनी रहेगी। एंथनी ने धीरे से नोट किया और कहा, झो मिंगरुई से कांटेक्ट करना, सीक्रेट में कुछ करना और कुछ ड्रीम कैरेक्टर्स को क्लियर आउट करना, मिस्टर हुआंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए मिरर्ड रोजल का यूज करना, इस टाइकून को इरोड और कंट्रोल करना और दोनों कंपनियों के मर्जर को प्रमोट करना। ये 3 मेन चीजें हैं जो ज़रातुलुस्त्रा ने यांगडू आने के बाद से की हैं। कुछ ओवर्ट हैं, कुछ कोवर्ट हैं, जिससे हमारे लिए पहली चीज पर फोकस करना और बाद की 2 चीजों को ओवरलुक करना ईजी हो जाता है। जब तक हम इसे रियलाइज करेंगे, वो शायद ऑलरेडी वो मोमेंटम क्रिएट कर चुका होगा जिसकी उसे जरूरत है, जो वास्ट और अनस्टॉपेबल है। क्या ऐसा होता है एक एंजल जो 1 या 2000 साल तक जिया हो? हालांकि ये सरप्राइजिंग है कि वो ड्रीम सिटी में कॉर्पोरेट मर्जर्स और एक्विजिशंस का यूज करना जानता है ताकि वर्चुअल वेल्थ को रियलिटी में टर्न कर सके। वो बिल्कुल भी किसी ओल्ड फॉसिल की तरह नहीं लगता। वो, लूमियन और जेना ने पहले इस एस्पेक्ट के बारे में सोचा भी नहीं था, नहीं फ्रांका ने सोचा था, जो अपने ट्रांसमाइग्रेशन से पहले सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और बिजनेस वर्ल्ड से उसका ऑलमोस्ट कोई एक्सपोजर नहीं था। क्या तुम भूल गए कि उसकी करंट बॉडी एक दूसरे ट्रांसमाइग्रेटर की है? लूमियन सडनली मुस्कुराया। ज़रातुलुस्त्रा को एलिमिनेट करने का ऑपरेशन जल्द से जल्द लॉन्च किया जाना चाहिए, लेकिन हमें इस बात से वेरी रहने की जरूरत है कि ये हमें अंदर ल्योर करने के लिए एक ट्रैप हो सकता है, एंथनी ने लूमियन को रिमाइंड कराया। लूमियन ने नोट किया और खड़ा हो गया। मैं अब एक फ्रेंड के साथ चैट करने जा रहा हूँ।
अपने ट्रैवलर्स बैग से लुडविक को कुछ फूड देने के बाद उसने क्रिम्सन मून हॉस्पिटल के साइकियाट्रिक वार्ड में पहुंचने के लिए टेलीपोर्टेशन और मिरर ट्रैवर्सल का यूज किया। ली केजी अभी भी वहां कन्फाइंड था। लूमियन ने एक ज्यादा फेमिनिन शर्ट और लूज ट्राउजर्स चेंज किए, खुद को वापस एक डिमनेस ऑफ डेस्पेयर के अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्म करते हुए। उसने अपने ब्लैक हेयर को अपनी बैक के पीछे गैदर किया, उसे नेचुरली गिरने दिया, फिर मिरर जैसी ऑब्जेक्ट से बाहर स्टेप किया और जेंटली ली केजी के रूम के डोर पर लैंड हुआ। नॉक नॉक नॉक। लूमियन ने स्टील डोर पर जेंटली टैप किया। वो और लीकेजी डोर की अपोजिट साइड्स पर थे, इसलिए वो एनवायरनमेंट को आइसोलेट करने के लिए बॉटल ऑफ फिक्शन का यूज नहीं कर सकता था। कुछ सेकंड के बाद लूमियन ने देखा कि एक प्लम्प व्हाइट मशरूम ने मेटल डोर के अपर पार्ट में लगी आयरन ग्रेट के पीछे से कॉशियसली अपना कैप बाहर निकाला, फिर क्विकली रिट्रैक्ट हो गया। मैं सच में वहां एक फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन बॉल फेंकना चाहता हूँ, लूमियन बड़बड़ाया जब आयरन ग्रेट से ब्लॉक हुई विंडो पर ली केजी का डेंसली हेरी फेस अपीयर हुआ। तुम कौन हो? ली केजी ने इंस्टिंक्टिवली ब्राइटन होते हुए पूछा। मैं यहाँ तुम्हें रेस्क्यू करने आई हूँ, लूमियन ने एक स्माइल के साथ रिप्लाई किया। ली केजी ने अपना सिर हिलाया। नो नीड, मैं लॉ में बिलीव करता हूँ। लॉ? तुम में बिलीव नहीं करता, लूमियन ने खुद से सोचा। उसने इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए कहा, एक्चुअली मैं तुम्हारी हेल्प मांगना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मशरूम्स चाहिए? ली केजी एक्साइटेड हो गया। मेरे पास यहाँ कई टाइप्स के मशरूम्स हैं। वो एक लेंथी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने ही वाला था, लूमियन ने उसे इंटरप्ट किया। मैंने किसी से तुम्हारे आइडियाज के बारे में सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि वे थोड़े ज्यादा नैरो हो सकते हैं। ज्यादा नैरो? ली केजी दंग रह गया। लूमियन ने सोलिमली नोट किया। ह्यूमंस के लिए फूड इंडीड इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ नहीं है। डिसीजेस भी लोगों की लाइफ को प्रीमेच्योरली लूज करने का कारण बन सकती हैं। क्या तुमने ज्यादा मैजिकल मशरूम्स क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचा है, जिसमें ईच वैरायटी एक या मल्टीपल टाइप्स की डिसीजेस को ट्रीट करने में कैपेबल हो? वह बहुत डिफिकल्ट है। ली केजी डीप थॉट में चला गया। काउज, फिश, व्हीट और मशरूम्स की क्रॉस ब्रीडिंग करके डिसीजेस को ट्रीट करना इम्पॉसिबल है। क्या हमें किसी और चीज के साथ क्रॉस ब्रीड करने की जरूरत है? मशरूम्स में मेरे जीन फ्रैगमेंट्स को इम्प्लांट करना, उन जीन्स को फ्यूज करना जो मशरूम्स के साथ हीलिंग पावर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन केवल जीन फ्रैगमेंट्स और ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी ही एनफ नहीं है। लूमियन की आईलिड फड़की और उसने सिंसियरली कहा, मेरी एक फ्रेंड है जो एक कार एक्सीडेंट की वजह से वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, लेकिन मुझे फील होता है कि उसके पास अभी भी थोड़ी कॉन्शियसनेस है। क्या तुम उसे क्योर करने, उसे जगाने, लेकिन फिर भी उसकी खुद की थोड़ी कॉन्शियसनेस को रिटेन रखने के लिए अपने मशरूम्स का यूज करने का कोई रास्ता सोच सकते हो? ली केजी कुछ सेकंड के लिए साइलेंट रहा और फिर बोला, मुझे इसके बारे में सोचने दो। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये काम करेगा। ऑलराइट, मैं तुम्हारा आंसर सुनने के लिए कुछ दिनों में वापस आऊंगी। लूमियन 2 कदम पीछे हटा और वॉल के शैडोज में डिसअपियर हो गया। इस पूरी बातचीत के दौरान वो एक हिंट ऑफ चार्म के साथ इंस्टिगेशन का यूज कर रहा था। अगली सुबह हॉल फिल्म कंपनी के टैलेंट डिपार्टमेंट में जेना ने एक ऑफिस में एंटर किया, पहले वाली फीमेल इंटरव्यूअर्स में से एक को फेस करते हुए। बैठो, फीमेल इंटरव्यूअर ने सोफा एरिया की तरफ इशारा किया। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं मेई शिन हूँ, हॉल फिल्म कंपनी में टैलेंट डिपार्टमेंट की हेड। मेरा इंग्लिश नाम क्रिस्टीन है। वो बैठ गई और जेना से बोली, हमारे लीगल कलीग के आने से पहले मैं तुम्हें ब्रीफली कॉन्ट्रैक्ट के मेन टर्म्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। तुम्हारा अपीयरेंस और एक्टिंग स्किल्स हमारी रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छी तरह मीट करते हैं। इंडस्ट्री में हमारी हॉल फिल्म कंपनी नए एक्टर्स को सबसे बेस्ट ट्रीट करती है। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 साल के लिए है, जिसमें 4,000 की मंथली बेस सैलरी है। तुम अपनी सभी इनकम का 50% रख सकती हो, जिसमें फिल्म फीस और एंडोर्समेंट फीस शामिल हैं। हम तुम्हें वेरियस ट्रेनिंग और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और ऐसी ही चीजें भी प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कंपनी के रिसोर्सेज सिग्निफिकेंटली हमारे अपने लोगों की तरफ टिल्टेड होंगे। एक बार जब तुम फेम गेन कर लेती हो और तुम्हारे पास रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स आ जाते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इंक्रीज करने और कुछ ऑटोनॉमी गेन करने के लिए किसी भी समय कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट किया जा सकता है। और अगर यह कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, तो हम सिर्फ इक्वल कंडीशंस के तहत नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल की मांग करते हैं। जेना ने अटेंटिवली सुना, काफी इन्वॉल्व फील करते हुए। हालांकि उसने ड्रीम सिटी में 1 या 2 साल रहने की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, लेकिन एक एक्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ये उसका एकमात्र चांस हो सकता था। फाइनली मेई शिन ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हम तुम्हें सेटल होने और कपड़े खरीदने में हेल्प करने के लिए 30,000 युआन एडवांस देंगे। ये अमाउंट तुम्हारी फ्यूचर इनकम से इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्ट की जाएगी, बिना किसी इंटरेस्ट के। साइन करने के तुरंत बाद 30,000 युआन। जेना ने अपने एक्सप्रेशन के चेंज को नहीं छिपाया। क्विक।
मैं अभी साइन करना चाहती हूँ। इस मनी के साथ प्लस कल बर्नी हुआंग द्वारा फ्रांका को दी गई 30,000 युआन की फीस मिलाकर टीम की सेविंग्स लगभग 240,000 युआन तक पहुंच जाएगी। वे स्टार ड्रीम प्रोविजन स्टोर से मैजिक मिरर अरोड्स को रेंट पर ले सकते थे। ज़रातुलुस्त्रा के अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले हेल्प के लिए ऐसा मैजिक मिरर होना एक मेजर एडवांटेज होगा। इस टाइम के दौरान जब भी लूमियन और दूसरों ने स्टार ड्रीम प्रोविजन स्टोर विजिट किया था, वे मिरर को रेंट पर न लेने की कोशिश करते थे और इसके बजाय आंसर्स पाने के लिए सीधे मौके पर ही सवाल पूछते थे। हालांकि वे कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। वो पहली बार जब उन्हें आंसर्स मिले थे, वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस लगा था, या शायद इस तरह का बेनिफिट केवल एक बहुत लंबे इंटरवल के बाद ही एंजॉय किया जा सकता था। सिमिलरली, अरोड्स को एम करके किया गया फ्रांका का मैजिक मिरर डिविनेशन रिचुअल भी कोई फीडबैक पाने में फेल रहा था। जल्द ही हॉल फिल्म कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। जेना ने सभी टर्म्स को केयरफुली रीड किया, भले ही कुछ डिफिकल्टी के साथ कुछ सवाल पूछे, और फिर प्रॉम्प्टली साइनिंग कंप्लीट की। इससे पहले कि वो हॉल फिल्म कंपनी छोड़ती, एडवांस सेटलमेंट फीस ऑलरेडी उसके अकाउंट में डिपॉजिट की जा चुकी थी। उसकी डिसअपॉइंटमेंट के लिए जियायू आज कंपनी में आता हुआ नहीं लगा, इसलिए वो एक ऑटोग्राफ मांगने वाली फैन होने का प्रिटेंड करके उससे टकरा नहीं सकी और इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकी। दोपहर के 2 बजे जेना स्टार ड्रीम प्रोविजंस स्टोर पहुंची। शॉप में एंटर करने के बाद ही उसने फ्रांका, लूमियन और दूसरों को एक मैसेज सेंड किया, तुम लोग अब मनी मुझे ट्रांसफर कर सकते हो। उसने रास्ते में ऑब्स्टैकल्स का सामना करने के डर से इसे एडवांस में नहीं किया था। अगर वे इस वजह से अपने सारे पैसे लूज कर देते तो उनके प्रीवियस एफर्ट्स वेन में चले जाते। लूमियन और दूसरे जो डिफरेंट प्लेसेस पर वेट कर रहे थे, उन्होंने क्विकली ट्रांसफर्स कंप्लीट किए। ईच पर्सन ने अगले वीक के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए केवल एनफ मनी अपने पास रखी। जिना कैशियर के पास वॉक करके गई और शॉपकीपर से बोली, हेलो, क्या मैं वो मिरर रेंट पर ले सकती हूँ? वो मैजिक मिरर अरोड्स को रेफर कर रही थी। इससे पहले टीम ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सबसे पहले क्या रेंट पर लेना बेस्ट होगा, ये कंसीडर करते हुए कि मैजिक मिरर अरोड्स एकमात्र ऐसा आइटम था जिसे मिस्टर फूल सोते समय कैरी कर रहे थे। साथ ही स्पेसिफिक रेंटल प्राइस और ड्रीम वर्ल्ड में डिमनेसिस के सिंबॉलिक मीनिंग को देखते हुए उन्होंने फाइनली इस मिरर को रेंट पर लेने का डिसीजन लिया था। एक दिन के लिए 220,000। शॉपकीपर ने अपना सिर उठाया और सडनली डिम्ड हुई लाइट में मुस्कुराई। ऑलराइट। जेना ने हैगल नहीं किया। स्टोर की पीओएस मशीन के जरिए पेमेंट कंप्लीट करने और एक बहुत सिंपल रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद शॉपकीपर ने अपना सिर लो करते हुए कहा, तुम अब वो मिरर ले जा सकती हो। कल दोपहर 3 बजे तक इसे वापस कर देना। जेना ने इंस्टिंक्टिवली स्वैलो किया और शेल्फ की तरफ वॉक करके गई, दोनों साइड्स पर ब्लैक आईबॉल जैसी ऑब्जेक्ट्स वाले सिल्वर मिरर को पिक करते हुए। मैजिक मिरर अरोड्स को ट्रैवलर्स बैग में प्लेस करने के बाद जेना ने क्वाइटली एक राहत की सांस ली। ये ईजी नहीं था। पैसे सेव करना सच में ईजी नहीं था। चैप्टर 975 द डिलिजेंट मैजिक मिरर। देर रात देचुआंग गार्डन के रूम 2303 में लूमियन, फ्रांका और जेना लॉन्ग सोफे पर साइड बाय साइड बैठे थे और उनके सामने दोनों साइड्स पर एंशिएंट पैटर्न्स और ब्लैक जेमस्टोन्स वाला सिल्वर मिरर रखा था। एंथनी मैजिक मिरर अरोड्स के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को पोलाइटली अवॉइड करने के लिए लुडविग को देर रात के स्नैक के लिए बाहर ले गया था। बेशक उन्होंने पहले से ही डिस्कस कर लिया था और डिसाइड किया था कि कौन से सवाल पूछने हैं, जिनका मेन फोकस 2 पार्ट्स पर था। पहला, ज़रातुलुस्त्रा की करंट सिचुएशन और दूसरा, ड्रीम सिटी से रिलेटेड मैटर्स। उन्होंने 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी, लेकिन वेरियस एस्पेक्ट्स पर ड्रीम की सबकॉन्शियस लिमिटेशंस को कंसीडर करते हुए उनका मानना था कि मैजिक मिरर अरोड्स द्वारा सभी डाउट्स के आंसर दिए जाने तक पूछते रहना इम्पॉसिबल है। उन्हें सस्पेक्ट था कि यह मिरर एक बार में या एक दिन में केवल लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ही आंसर दे सकता है। ठीक वैसे ही जैसे मैजिक मिरर डिविनेशन नॉर्मली केवल 3 क्वेश्चंस की परमिशन देता है। इसलिए लूमियन ने क्वेश्चंस के ऑर्डर को एडजस्ट किया और सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल क्वेश्चंस को बिगिनिंग में रखा। क्या हम स्टार्ट करें? जेना ने अपना सिर घुमाकर लूमियन की तरफ देखा। लूमियन ने नोट किया और कामली कहा, मैं जाऊंगा। नहीं, हम बारी बारी से करेंगे। हम तुम्हें अकेले मिरर के क्वेश्चंस बियर नहीं करने दे सकते, फ्रांका ने एम्फेसिस किया। ये फेयर होना चाहिए। उसने फील किया कि उसे भी कुछ सैक्रिफाइसेस करने चाहिए और लूमियन को हमेशा मैजिक मिरर अरोड्स के टेरिफाइंग क्वेश्चंस को फेस नहीं करने देना चाहिए। लूमियन ने उसकी तरफ एक ग्लांस देखा। ऑलराइट, तुम पहले जाओ। फ्रांका ने एक डीप ब्रेथ ली और मैजिक मिरर अरोड्स की तरफ देखा। ग्रेट अरोड्स, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? चूंकि उन्होंने ऑलरेडी स्टार ड्रीम प्रोविजन स्टोर से मैजिक मिरर रेंट पर लिया था, उसने मिस्टिकल रिचुअल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया और सीधे दूसरी पार्टी से इंक्वायरी की। एंशिएंट सिल्वर मिरर की सरफेस इंस्टेंटली डार्क हो गई, जैसे लाइटलेस वाटर्स के बॉटम में सिंक हो रही हो।
एंशिएंट फेस एक्ट में ब्लड कलर के वर्ड्स की रोज अपीयर हुई। मैं तुम्हारे द्वारा पूछे गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी कम से कम एक विटनेस की प्रेजेंस में मुझसे इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। अगर तुम आंसर देने से रिफ्यूज करती हो या झूठ बोलती हो तो तुम्हें पनिशमेंट फेस करनी होगी। फ्रांका ने क्वेश्चंस की लिस्ट को रिकॉल किया और केयरफुली अपने वर्ड्स को फ्रेज किया। मेरा क्वेश्चन है, ड्रीम सिटी में ज़रातुलुस्त्रा की बियॉन्डर पावर्स के करंट मैनिफेस्टेशंस क्या हैं? ये उन क्वेश्चंस में से एक था जिसका आंसर उनकी टीम सबसे ज़्यादा जानना चाहती थी। जब लूमियन ने कल रात सर्विलांस फुटेज देखी थी और वायरटैप्ड कन्वर्सेशन सुना था, तो उसने केवल एक पॉइंट कंफर्म किया था। हिस्टोरिकल वॉइड से इमेजेस समन करने की ज़रातुलुस्त्रा की सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस थीं। वो फॉग ऑफ हिस्ट्री में छिपकर एक्टिविटीज़ में खुद को रिप्लेस करने के लिए हमेशा हिस्टोरिकल प्रोजेक्शंस का यूज़ नहीं करता था। जीआईयू के लिए डोर ओपन करने जाने से पहले उसने हिस्टोरिकल वॉइड से अपना एक पास्ट वर्जन बाहर निकाला था और उस हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन ने फिर लगभग एक क्वार्टर ऑफ एन आवर तक जीआईयू के साथ कम्युनिकेट किया था। इसके बेसिस पर लूमियन ने स्पेक्युलेट किया कि ज़रातुलुस्त्रा केवल एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुद को रिप्लेस करने के लिए हिस्टोरिकल प्रोजेक्शंस का यूज़ करेगा जब वो डेंजर फील करेगा या उसे सर्टेन प्रॉब्लमैटिक इंडिविजुअल्स को फेस करना होगा। जहाँ तक मैरियोनेट्स को अपने ट्रू सेल्फ के रूप में डिस्गाइज करने की बात है, लूमियन का मानना था कि सीक्वेंस 7 की फेसलेस एबिलिटी प्रोबेबली इसे अचीव नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया कि सीक्वेंस 2 से सीक्वेंस 7 पर डिसेंडेड सिमिलर एबिलिटी ऐसा करने में एबल हो सकती है। मैजिक मिरर अरोड्स की सरफेस पर ब्लड रेड एंशिएंट फेस एक्ट वर्ड्स मुड़े और चेंज हुए, रो के बाद रो रिवील करते हुए। ज़रातुलुस्त्रा करंटली 2 मैरियोनेट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के जरिए वो इनिशियली 20 सेकंड के लिए एक टारगेट को कंट्रोल कर सकता है और 1 मिनट और 30 सेकंड में उन्हें कंप्लीटली मैरियोनेटाइज कर सकता है। उसका मैरियोनेट मैनिपुलेशन रेंज 50 मीटर्स है। वो मैरियोनेट्स के साथ पोजीशन स्विच कर सकता है। मैरियोनेट्स अपनी खुद की एबिलिटीज यूज कर सकते हैं और साथ ही उसकी सभी एबिलिटीज बोरो कर सकते हैं, लेकिन सभी सीक्वेंस 7 लेवल पर। वो एक समय में केवल एक हिस्टोरिकल वॉइड इमेज के एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सकता है, जिसमें लोग, ऑब्जेक्ट्स, सीन्स और स्पिरिचुअलिटी शामिल हैं। वो करंटली समन्ड एंजल लेवल हिस्टोरिकल वॉइड इमेजेस को 30 सेकंड से 1 मिनट तक मेंटेन कर सकता है, जो कोरस्पॉन्डिंग टारगेट के साथ उसकी क्लोजनेस या अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। अगर वो अपने पास्ट सीक्वेंस एक सेल्फ को समन करता है तो इसे 1 मिनट और 30 सेकंड के लिए मेंटेन किया जा सकता है। अगर सीक्वेंस 2 सेल्फ को समन करता है तो ये 3 मिनट्स है। एंजेलिक लेवल से नीचे के उसके पास्ट सेल्फ को एक क्वार्टर ऑफ एन आवर तक मेंटेन किया जा सकता है। एंजेलिक लेवल रेंज से नीचे के दूसरे लोग, ऑब्जेक्ट्स और सीन्स 2 से 10 मिनट्स तक रह सकते हैं। उसकी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी मैरियोनेट्स को उसके रूप में डिस्गाइज करने की परमिशन देती है, जो किसी भी मेकअप इफेक्ट को सरपास करती है। हालांकि केयरफुल ऑब्जर्वेशन पर ऑथेंटिसिटी डिटरमाइन करने के लिए अभी भी डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। वो विश भी कर सकता है जिससे कुछ मिराकल्स क्रिएट होते हैं, लेकिन इन मिराकल्स के इफेक्ट्स अभी भी सीक्वेंस 7 लेवल तक रेस्ट्रिक्टेड हैं। उसका पास्ट सीक्वेंस एक सेल्फ डेड लोगों के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स या सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को रीअपीयर करा सकता है, जिससे वे मैरियोनेटाइज हो जाते हैं। अगर कोई मैरियोनेटाइज्ड फूड खाता है तो वे करप्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे मैरियोनेटाइज्ड हो जाएंगे। उसका पास्ट सीक्वेंस एक सेल्फ फिजिकल एंटिटीज या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को ग्राफ्ट भी कर सकता है, जो नॉर्मली डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकते, उन्हें इनक्रेडिबल इफेक्ट्स अचीव करने के लिए कंबाइन करते हुए। हालांकि ये इनक्रेडिबल इफेक्ट्स अभी भी केवल सीक्वेंस 7 लेवल पर हैं। उसका पास्ट सीक्वेंस एक सेल्फ स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट कर सकता है, जिससे एक रियल्म ऑफ मिस्ट्रीज क्रिएट होता है जो बॉटल ऑफ फिक्शन को सरपास करता है और कंसील्ड प्रॉपर्टीज पजेस करता है। उसका एयर स्ट्रॉप 20 मीटर लंबा है, जो पोटेंशियली उसे उन एरियाज को अवॉइड करने में हेल्प करता है जो मिस्टिकल पैथोजन से डेंसली पॉपुलेटेड हैं। मैजिक मिरर रोड्स ने ज़रातुलुस्त्रा की सभी एबिलिटीज और उनके करंट मैनिफेस्टेशंस को डिस्क्राइब किया, जिससे मिरर की सरफेस पर ब्लड रेड वर्ड्स कई बार चेंज हुए। हालांकि इसने सीक्वेंस 2 और सीक्वेंस 1 लेवल की एबिलिटीज के बारे में एनफ डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की, सिर्फ ब्रीफली उनका मेंशन किया। मिरर सच में मिस्टर फूल को जगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। फ्रांका सब कुछ केयरफुली रीड करने के बाद अंदर ही अंदर बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकी। लूमियन ने मीनवाइल ज़रातुलुस्त्रा के उस हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को रिकॉल किया जिसने जीआईयू के साथ कन्वर्सेशन किया था। इस फैक्ट से जज करते हुए कि उन्होंने लगभग एक क्वार्टर ऑफ एन आवर तक बात की थी, लूमियन ने डिड्यूस किया कि वो एंजल बनने से पहले का ज़रातुलुस्त्रा का एक हिस्टोरिकल वॉइड इमेज था। इसने ये भी इंडिकेट किया कि ज़रातुलुस्त्रा एक बॉर्न मिस्टिकल क्रिएचर नहीं था, बल्कि लोअर सीक्वेंसेस से स्टेप बाय स्टेप एसेंड हुआ था। ज़रातुलुस्त्रा की करंट एबिलिटीज को डिस्प्ले करने के बाद एंशिएंट सिल्वर मिरर की सरफेस पर ब्लड कलर के वर्ड्स दोबारा चेंज हुए। रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल के बेसिस पर अब एक क्वेश्चन पूछने की मेरी बारी है। अगर तुम इनकरेक्टली आंसर देती हो या झूठ बोलती हो तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। फ्रांका ने अपने दांत भींचे और धीरे से नोट किया।
ऐसी क्या चीज़ है जो वे मेरे बारे में नहीं जानते? डरने की कोई बात नहीं है। मिरर पर न्यू वर्ड्स फॉर्म होने लगे एक सेंटेंस कंपोज करते हुए। ड्रीम सिटी में एंटर करने के बाद क्या तुमने कभी जेना के आसपास न होने पर लूमियन के साथ कुछ करने के बारे में सोचा है? डैम इट, ये हार्श है। फ्रांका की जेना की तरफ देखने की डेयर नहीं हुई और उसने अपने दांतों के बीच से एक वर्ड निकाला। यस। उसने इमीडिएटली खुद को डिफेंड किया। मैंने सिर्फ ओकेशनली इसके बारे में सोचा था, इसे कभी प्रैक्टिस में नहीं लाया। ये मिस्टर फूल का ड्रीम है। मेरी कुछ भी इनअप्रोप्रिएट करने की डेयर कैसे हो सकती है? अगर मिस्टर फूल का सबकॉन्शियस इसे याद रखता है तो मैं सच में सोशली डेड हो जाऊंगी। लूमियन ने रैपिडली बोलती हुई फ्रांका और साइलेंट जेना की तरफ एक ग्लांस देखा, ये सस्पेक्ट करते हुए कि फ्रांका को अशेम्ड और एम्बैरेस्ड फील कराने के साथ साथ मैजिक मिरर अरोड्स का जेना को एफ्लिक्शन पोशन डाइजेस्ट करने में हेल्प करने का एक हिडन इंटेंशन भी हो सकता है। ये सच में मिस्टर फूल को जगाने के लिए ऑल आउट जा रहा है। फ्रांका ने फाइनली बोलना फिनिश किया और जेना की तरफ देखने का करेज जुटाया, जिससे उसे उसकी तरफ से एक एनकरेजिंग स्माइल और स्लाइट नोट रिसीव हुआ। लूमियन ने फ्रांका के बिहाफ पर बोला, सेकंड क्वेश्चन है, क्या ज़रातुलुस्त्रा ने मेरी सर्विलांस को डिस्कवर कर लिया है? दो ब्लैक जेमस्टोन्स जैसी आइज वाले एंशिएंट सिल्वर मिरर ने न्यू ब्लड कलर के वर्ड्स डिस्प्ले किए। ज़रातुलुस्त्रा ने डिस्कवर किया कि कोई मिरर जैसी ऑब्जेक्ट्स के जरिए स्पाई कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता कि कौन। उसे पिनहोल कैमरास और वायर टैप्स के एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता चला, क्योंकि उसके पास बगल के कमरे में रहने वाला एक सेंट लेवल सीयर सबॉर्डिनेट है जो मॉस्किटोज को मैरियोनेटाइज कर सकता है और सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए उन्हें रूम में छिपा सकता है। तो जब मैंने ज़रातुलुस्त्रा के रूम में सभी स्पिरिचुअलिटी से इम्ब्यूड चीज़ों को बर्न करने के लिए कॉशियसली फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज़ किया था, तो इसने उसे अलर्ट कर दिया कि किसी ने उसके रूम में इन्फिल्ट्रेट किया था। एक कोवर्ट सर्च के बाद उसने पिनहोल कैमरास और वायर टैप्स को डिस्कवर किया, लेकिन क्योंकि उसका मैरियोनेट सबॉर्डिनेट डाई हो गया, वो सिर्फ ये जानता है कि किसी ने उसके रूम में इन्फिल्ट्रेट किया था, ये नहीं कि वो कौन था। लूमियन ने इमीडिएटली मैजिक मिरर अरोड्स के आंसर में हिडन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया। उसी समय उसने सस्पेक्ट किया कि ज़रातुलुस्त्रा जानता था कि मिस्टर हुआंग ने इस फैक्ट को कंसील किया था कि कोई मिरर जैसी ऑब्जेक्ट्स के जरिए स्पाई कर रहा था, लेकिन उसने इसे मौके पर एक्सपोज नहीं किया। इसके अलावा ये जानते हुए कि वहाँ सर्विलांस थी, ज़रातुलुस्त्रा ने फिर भी जिया यू को एक प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए अपने रूम में बुलाया। क्या ये हमें मिसलीड करने के लिए था, जिससे हमें लगे कि जिया यू इम्पोर्टेंट था और हमारा अटेंशन वहाँ फोकस हो जाए? लेकिन जियायू को पोच करने का उसका प्लान कोई सडन डिसीजन नहीं था। ये मेरे होटल रूम में उस पर स्पाई करने जाने से पहले ही स्टार्ट हो चुका होना चाहिए। क्या वो सोचता है कि जियायू के साथ डीप कॉन्टैक्ट हिडन डेंजर्स होल्ड करता है और सर्टेन डिटेल्स को जाने बिना ये इजीली उसे ड्रीम से किक आउट होने की तरफ ले जा सकता है? इसलिए उसने जानबूझकर हमारे पैर लैंडमाइन पर रखवाने के लिए अपने इंटेंशंस को एक्सपोज किया। लूमियन के थॉट्स उथल पुथल में थे, ये फील करते हुए कि ज़रातुलुस्त्रा ये सीयर सच में काफ़ी हद तक एक कॉन्स्पिरेटर जैसा था। उसका माइंड कॉन्स्पिरेसीज और स्कीम्स से फुल था। अब जब वो जानता था कि ज़रातुलुस्त्रा ने उसकी स्पाइंग को डिस्कवर कर लिया था और वो शुरू से ही एक्टिंग कर रहा था, लूमियन टारगेटेड एक्शन प्लान्स डिज़ाइन कर सकता था। डिमनेसिस के पास एक सीयर के डेंजरस प्रीमोनिशन से इवेट करने के तरीके और एबिलिटीज़ थीं। आंसर देने के बाद मैजिक मिरर अरोड्स ने रूटीनली लूमियन के सामने एक क्वेश्चन पोज करने से पहले कोरस्पॉन्डिंग प्रॉम्प्ट डिस्प्ले किया। फ्रांका और जेना के लिए तुम्हारी फीलिंग लव है या तुम सिर्फ उन्हें वैल्यू करते हो? रिस्पॉन्ड करने से पहले लूमियन मोमेंटरीली क्वाइट हो गया। मैं उन्हें वैल्यू करता हूँ। सोफा एरिया में कुछ सेकेंड्स के साइलेंस के बाद जेना थोड़ा आगे बढ़ी और बोली, अब पूछने की मेरी बारी है। लूमियन और फ्रांका दोनों ने नोट किया। जेना ने प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस की लिस्ट को रिकॉल किया और एंशिएंट सिल्वर मिरर की तरफ देखा। थर्ड क्वेश्चन है, आपको रेंट पर लेने वाला लास्ट पर्सन कौन था? मिरर की सरफेस पर ब्लड रेड वर्ड्स सडनली डिसअपियर हो गए, केवल वाटर की एक फेंट शिमर छोड़ते हुए। कई सेकंड्स के बाद मिरर की डीप डार्क सरफेस पर कुछ वर्ड्स अपीयर हुए, ड्रीम सिटी का यूनिक टेक्स्ट, सभी एक पेल वाइट कलर में। ये पेंग डैंग है। पैंग डैंग? एक दिन के लिए मैजिक मिरर अरोड्स को रेंट पर लेने के लिए 220,000 स्पेंड करने वाला पर्सन पेंग डेंग था। चैप्टर 976, स्कीमिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग। इस बारे में कि मैजिक मिरर को पहले किसने रेंट पर लिया था, लूमियन और दूसरों के वेरियस गेसेस थे, लेकिन उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो पेंग डेंग होगा। पेंग डेंग के पास इतने पैसे कहाँ से आए? पेंग डेंग मैजिक मिरर अरोड्स को रेंट पर क्यों लेना चाहता था? पेंग डेंग एग्जैक्टली क्या करना चाहता था? लूमियन, जेना और फ्रैंका ने एक दूसरे की तरफ देखा। सभी ने क्वेश्चंस के ऑर्डर को एडजस्ट करना और मिरर रेंट पर लेने वाले पेंग डेंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को टेम्परेरीली ऐड करना नेसेसरी फील किया। इस मोमेंट पर सिल्वर मिरर की सरफेस पर पेल वाइट टेक्स्ट मुड़ा और चेंज हुआ, दोबारा ब्लड रेड हो गया और अलग अलग एंशिएंट फेसैक वर्ड्स में स्ट्रेच होने लगा।
रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल के बेसिस पर अब एक क्वेश्चन पूछने की मेरी बारी है। अगर तुम इनकरेक्टली आंसर देती हो या झूठ बोलती हो तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। जेना ने धीरे से नोट किया और सोचने लगी कि अगला क्वेश्चन क्या पूछना है। मिरर पर ब्लड रेड वर्ड्स एक न्यू कंटेंट में चेंज हो गए। क्या तुमने कंसीडर किया है कि अगर तुम फ्यूचर में हंटर पाथवे पर स्विच करती हो और मेल बन जाती हो तो तुम लूमियन और फ्रांका के साथ इंटीमेटली कैसे रहोगी? ये पूछने का काफी सटल तरीका है। जेना ने अरोड्स की गुडविल को सेंस किया। भले ही ये अभी भी काफी एम्बैरेसिंग था, लेकिन जो कभी शोवी दिवा रह चुकी थी वो अपनी आंखें बंद करके भी आंसर दे सकती थी। मैंने इसके बारे में सोचा है। फ्रांका के माइंड में सडनली एक थॉट फ्लैश हुआ। ऑन टॉप होने के बारे में सोचा है या ऑन टॉप? उसने खुद को स्टडी किया और मिरर की तरफ देखा। फोर्थ क्वेश्चन, पेंग डेंग ने ग्रेट अरोड्स की हेल्प से क्या किया? एंशिएंट सिल्वर मिरर की सरफेस पर ब्लड रेड वर्ड्स क्विकली फेड हो गए, वाटर की चमक कम हो गई और अब इसमें वो डीप डार्क फील नहीं रहा। फ्रांका का क्वेश्चन अनआंसर रह गया। तो ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही हैं। उसने डिसअपॉइंटमेंट में आह भरी। लूमियन ने एक मोमेंट के लिए सोचा और कहा, आज दोपहर इसे स्टार ड्रीम प्रोविजन स्टोर पर वापस करने से पहले एक बार फिर पूछने की कोशिश करते हैं। परहैप्स इंक्वायरीज के बीच का इंटरवल टाइम से कैलकुलेट होता है, रेंटल फ्रीक्वेंसी से नहीं। जेना ने नोट किया। बेशक रेंटल वापस करने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगी। फ्राइडे मॉर्निंग, झो मिंगरुई जो अपने वर्कस्टेशन पर बिजी था, उसने अपने पास अपने फोन को वाइब्रेट होते फील किया। उसने इसे पिक किया और लुओ शान का एक मैसेज देखा। शायद मैं अपनी जॉब लूज कर रही हूँ। मुझे आज रात तुम्हें फिर से डिनर पर ट्रीट करने दो। क्या हुआ? झो मिंगरुई ने पूछा। वो पजल्ड और कंसर्न दोनों था। लुओ शान ने एक इमोजी सेंड किया। जब हम डिनर करेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगी। ओह, और लुओ फू भी वहां होगी। ऑलराइट, क्या मुझे चूज करना चाहिए कि क्या खाना है या तुम करोगी? झो मिंगरुई ने पोलाइटली पूछा। ये मेरी ट्रीट है तो बेशक मैं ही चूज करूंगी, लुओ शान ने क्विकली रिप्लाई किया। अपना फोन रखने के बाद झो मिंगरुई ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर फोकस किया, जैसे सीरियसली अपने प्रीवियस वर्क रिजल्ट्स को इवैल्यूएट कर रहा हो। रियलिटी में वो लुओ शान की सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। वो सडनली अपनी जॉब कैसे लूज कर सकती है? पिछली बार जब हमने डिनर किया था तो लुओ शान मिस्टर हुआंग की अच्छी पे और रिलैक्स्ड वर्क एटमॉस्फेयर के लिए प्रेज कर रही थी। वो क्विट करने का कोई इंटेंशन रखती हुई नहीं लग रही थी। क्या ये उसकी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से है कि उसे अपना वर्क प्लेस चेंज करना पड़ रहा है, या कंपनी उसे फायर करना चाहती है, या दोनों? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का लगभग आधा हिस्सा मिस्टर हुआंग की वजह से आया था। लुओ शान को एक बहुत क्वालिफाइड एम्प्लॉय माना जाता है। एचआर डिपार्टमेंट के पास उसे एक्टिवली फायर करने का कोई रीजन नहीं है। इसके अलावा कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट्स न्यू हाइट्स पर पहुंच गए हैं, और उन्होंने तो ये भी कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी थी। स्पेसिफिकली लुओ फू को हायर किया जा रहा था। क्या लुओ शान ने रिसेंटली कोई अनयूजुअल बिहेवियर शो किया है या कोई प्रॉब्लमेटिक काम किया है? झो मिंगरुई ने काफी आगे पीछे सोचा, यह फील करते हुए कि लुओ शान द्वारा उन ओरिजिनल पेंटिंग्स को डिस्कार्ड करने के बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सिवाय लुओ फू और ली मिंग के साथ सीक्रेटली एक ग्रुप फॉर्म करने और उसे ज़रातुलुस्त्रा से वेरी रहने की वार्निंग देने के। वो ग्रुप एक मर्जर और रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में ज़रातुलुस्त्रा की कंपनी के साथ टॉक्स में है। लुओ शान ने मुझे 2 बार ज़रातुलुस्त्रा से केयरफुल रहने की वार्निंग दी है। लुओ शान का फिर सडनली फायर किया जाना, क्या इन इवेंट्स के बीच कोई कनेक्शन है? खैर, पिछली बार जब लुओ फू ने मुझे वार्न किया था, उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए बाहर थी। आज रात वो और लुओ शान शायद फिर से किसी चीज की तरफ हिंट करें, क्योंकि लुओ शान और लुओ फू के साथ उसके प्रीवियस इंटरेक्शंस ने कोई एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट नहीं की थी या अटैक्स या डिफिकल्टीज की तरफ लीड नहीं किया था। झो मिंगरुई उनके साथ एक और मील लेने और वे जो कहना चाहते हैं उसे सुनने के अगेंस्ट नहीं था। फ्रैंकली, अगर लुओ शान और लीमिंग संडे से 3 बार ज़रातुलुस्त्रा से वेरी रहने का हिंट नहीं दे रहे होते तो वो फील करता कि उसके आसपास सब कुछ काम और नॉर्मल था, बिना किसी इश्यूज के, जैसे उसने कभी असैसिन बेवरेज पिया ही ना हो। लेकिन ये जितना ज्यादा ऐसा लग रहा था, झो मिंगरुई उतना ही ज्यादा स्ट्रेंजर फील कर रहा था, जैसे वो एक कोकून में ट्रैप हो गया हो, जिसके बाहर वेरियस एबनॉर्मेलिटीज मंडरा रही हों, इन्वेड करने के चांस का वेट कर रही हों, जो फिर भी उसके लिए इनविजिबल थीं। इसलिए वो प्रोब करने की कड़ी मेहनत कर रहा था, और लुओ शान और लुओ फू से कांटेक्ट करना उसी एफर्ट का पार्ट था। हॉल फिल्म कंपनी, टैलेंट डिपार्टमेंट। उस यंग एम्प्लॉय ने जिसने पहले जेना को वेरियस सिचुएशंस इंट्रोड्यूस कराई थी, उसने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। मैं जियांग यू हूँ। मैं कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्ट होने में आप न्यू रिक्रूट्स की हेल्प करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप किसी भी चीज़ के लिए मेरे पास आ सकती हैं। क्या कोइंसिडेंस है?
जेना ने, जिसने एक शॉर्ट स्लीव शिफॉन ब्लाउज चेंज किया था, वापस स्माइल किया। जियांग्यू ने चारों तरफ देखा और कहा, ये कॉइंसिडेंस नहीं है, ये डेस्टिनी है। मैं इंटरव्यूज को बाहर ले जाने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर वेट क्यों कर रही थी? वो इसलिए क्योंकि मैं बाद में इन मैटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। खैर, आप न्यू रिक्रूट्स की इंचार्ज सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। सिलेक्ट करते समय मैंने सबसे पहले आपको चूज किया। मुझे आपसे हाई होप्स हैं, इसे बनाए रखिए। चाहे जियांग यू सिंसियर थी या नहीं, इन वर्ड्स ने जेना को काफी प्लीज्ड किया। उसे वैल्यूड और अफर्म्ड होने की फीलिंग दी, जिससे नेचुरली एक हैप्पी मूड क्रिएट हुआ। जियांग यू ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि आप सिर्फ मंडे को काम पर रिपोर्ट करेंगी। आपके लिए अरेंज्ड फिजिकल ट्रेनिंग कोर्सेज और मीडिया रिस्पॉन्स कोर्सेज सब नेक्स्ट वीक हैं। खैर, आज चलिए बस कैजुअली चैट करते हैं। मैं आपको एक टूर दूंगी और अगर हम किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से मिलते हैं तो आपको जल्द ही ऑडिशन का चांस मिल सकता है। अगर मैं नेक्स्ट वीक आती तो जियायू शायद ऑलरेडी पेनल्टी पे करके जा चुका होता। जेना जियांग यू के पीछे चली, टैलेंट डिपार्टमेंट में आगे वॉक करते हुए। उसने जियायू के स्टूडियो पर एक ग्लांस देखा और कहा, जियायू यहाँ नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है जो उसकी फैन है। मैं उसका ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। वो यहाँ नहीं है। द ग्रेट पायरेट 3 के ब्लो अप होने के बाद वो कंपनी में कम से कम आ रहा है, जियांग यू ने एक कॉम्प्लेक्स टोन के साथ कहा। आज उसने कहा कि वो एक फिल्म रिलेटेड इवेंट में अटेंड करने जा रहा था। जेना ने अपने फेस पर एक डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन शो किया और नोट करते हुए कहा, द ग्रेट पायरेट 3 काफी पॉपुलर है, हाई बॉक्स ऑफिस नंबर्स के साथ। हाँ, हालांकि वे फिल्म क्रिटिक्स सब कहते हैं कि ये सिर्फ एक क्वालिफाइड पॉपकॉर्न फ्लिक है। ऑडियंसेस को पॉपकॉर्न फ्लिक्स देखना पसंद है। जो क्वालिफाई भी नहीं करते वे हमसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जियांग यू ने थोड़ा इंडिग्नेंटली कहा। जेना ने पूछने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का यूज किया, सो क्या कंपनी द ग्रेट पायरेट 4 बनाने का प्लान कर रही है? जियांग यू ने अपनी वॉइस लो की। ऐसा एक प्लान है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रोमांस क्वीन बहुत स्लो है। हमने ऑलरेडी फिल्मिंग फिनिश कर ली है और द ग्रेट पायरेट 3 रिलीज कर दी है, लेकिन उसने अभी तक द ग्रेट पायरेट 4 नहीं लिखी है। आफ्टर ऑल, वो पर्सन खुद कंप्लीटली किक आउट हो चुकी है। आफ्टर ऑल, ड्रीम मैनिफेस्टेशन का पेन नेम सॉल्टेड फिश विदाउट ड्रीम्स है। जेना ने कुछ सेंटेंसेस के लिए जियांग की बातचीत को कंटिन्यू रखा और फिर कहा, इसके अलावा मैं देखती हूँ कि द ग्रेट पायरेट 3 मेनली गेरमन स्पैरो की एडवेंचर इमेज की वजह से पॉपुलर है। अगर नेक्स्ट वाली में वो मेन कैरेक्टर के रूप में नहीं होता है तो मुझे लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। बॉक्स ऑफिस शायद एक डिजास्टर भी हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे द ग्रेट पायरेट 1 और द ग्रेट पायरेट 2 मूवीज को ज्यादा फेम नहीं मिला था। ये टीम के अल्टरनेटिव अवेकनिंग प्लान के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करना था। जियांग यू एक मोमेंट के लिए स्टन रह गई। द ग्रेट पायरेट 1 और द ग्रेट पायरेट 2 कभी मूवीज में बनी ही नहीं थी। है? जेना 2 सेकंड के लिए स्टन रही और फिर बोली, तो फिर इस मूवी को डायरेक्टली द ग्रेट पायरेट 3 क्यों कहा गया? मैं भी नहीं जानती, जियांग यू ने एक बिविल्डर्ड फेस के साथ आंसर दिया। बिग बॉस ने पर्सनली इसे डिसाइड किया था और किसी और ने कोई ऑब्जेक्शंस रेज नहीं किए। अगर आपने इसका मेंशन नहीं किया होता तो मुझे याद भी नहीं रहता कि द ग्रेट पायरेट सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स मूवीज में नहीं बने थे। क्या चल रहा है? वे द ग्रेट पायरेट 1 और द ग्रेट पायरेट 2 को कैसे स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली द ग्रेट पायरेट 3 बना सकते हैं? भले ही वे स्किप कर दें तो 3 ऐड करने के बजाय नाम चेंज क्यों नहीं किया? अपनी कंफ्यूजन के बीच जेना ने वैगली एक की पॉइंट को समझा। ये एंडरसन वुड की वार्निंग्स में से एक से रिलेटेड था। ड्रीम सिटी का मास्टर लूपहोल्स और एरर्स का एक सिंबल है, इसलिए ये ड्रीम चाहे कितना भी रियल क्यों न हो, वहाँ अभी भी इनकंसिस्टेंसीज, लूपहोल्स और ऐसी प्लेसेस होंगी जो डीप थॉट पर लोगों को टेरिफाइड फील कराएं। ये अभी भी ड्रीम एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करेगा। एक ड्रीम नॉर्मली स्मूथली ऑपरेट करता है, लेकिन अगर आउटसाइडर्स नॉर्म से परे कुछ करते हैं और बीच में लूपहोल्स की तरफ पॉइंट करते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? एग्जाम्पल के लिए, मासेस द्वारा इलॉजिकली एक्सेप्ट किया जाना या चीज़ों के अंडरलाइंग रियलाइजेशन में एब्सर्ड और हॉरिफाइंग होना। मैडम जस्टिस द्वारा जबरदस्ती इस मूवी का नाम द ग्रेट एडवेंचर के बजाय द ग्रेट पायरेट 3 रखने के बाद ड्रीम मैनिफेस्टेशंस ने नेचुरली इसे एक्सेप्ट कर लिया और केवल आउटसाइडर्स ही इस डिस्क्रिपेंसी को डिस्कवर कर सकते थे, जबकि ड्रीम मैनिफेस्टेशंस रिमाइंड कराए जाने के बाद प्रॉब्लम को परसिव कर सकते थे। मैडम जस्टिस ने इस पॉइंट का मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अंश शाउथियन के कार एक्सीडेंट से लिंक्ड था और वो ड्रीम छोड़ने के लिए फोर्स किए जाने के बाद भूल गई। द ग्रेट पायरेट मूवी के पास 3 होने लेकिन 1 और 2 ना होने के लूप होल का रीजन ये है क्योंकि मिस्टर फूल का सबकॉन्शियस बिलीव करता है कि इस बुक सीरीज को सच में मूवीज में बनाया जाना चाहिए। जेना ने एक इंस्टेंट में बहुत कुछ सोचा। वो इस टॉपिक में ज्यादा डीप नहीं गई, इस डर से कि जियांग यू एक ड्रीम मैनिफेस्टेशन के रूप में ज्यादा कंफ्यूज्ड और कॉन्फ्लिक्टेड हो जाएगी, जिससे कोरिस्पॉन्डिंग ड्रीम में केओस पैदा होगा और वो खुद भी अफेक्ट होगी।
चूंकि इसे बाद में फिल्म नहीं किया जा सकता। द ग्रेट पायरेट 3 को स्टेज प्लेस, एनिमेशंस, टीवी सीरीज, गेम्स और ऐसी चीजों में बनाया जा सकता है। मूवी की पॉपुलैरिटी अभी हाई होने का फुल एडवांटेज लेते हुए जेना ने एक एंथुजियास्टिक और काइंड हार्टेड ऑडियंस मेंबर की तरह एक्ट किया। जियांग यू ने एग्रीमेंट में नोट किया, ट्रू। उसने फिर सेल्फ मॉकिंगली कहा, क्या ये कुछ ऐसा है जिसे हम डिसाइड कर सकते हैं? नेक्स्ट मीटिंग तक वेट करते हैं और इसे हमारी बॉस मेई शिन को सजेस्ट करते हैं। उन्हें इसे बिग बॉस को विस्पर करने देते हैं। एक प्रॉपर स्टेज वाले हाई एंड हॉट पॉट रेस्टोरेंट में सेकंड फ्लोर पर एक प्राइवेट रूम में मिस्टर हुआंग ने अपने पास बैठे ज़रातुलुस्त्रा को इंट्रोड्यूस कराया। इस हॉट पॉट रेस्टोरेंट की एक यूनिक फीचर है, बाद में वहाँ एक फेस चेंजिंग परफॉर्मेंस होगी जो लोकल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस में से एक है। ज़रातुलुस्त्रा ने जो विंडो के पास बैठा था स्टेज के पीछे और चारों तरफ की लार्ज स्क्रीन्स पर एक ग्लांस देखा, मुस्कुराया और धीरे से नोट किया, मैं इसके लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जैसे ही मिस्टर हुआंग कुछ और कहने वाले थे, उनका फोन सडनली बज उठा। कॉलर था बर्नी। एक्सक्यूज मी, मैं पहले ये कॉल ले लेता हूँ। मिस्टर हुआंग अपने फोन के साथ खड़े हुए और प्राइवेट रूम के डोर की तरफ वॉक करने लगे। चैप्टर 977, द बेस्ट सपोर्ट। मिस्टर हुआंग के कॉल लेने के लिए प्राइवेट रूम से बाहर जाने के बाद ज़रातुलुस्त्रा विंडो के सेंटर की तरफ लीन हुआ, जैसे स्टेज और कोरस्पॉन्डिंग लार्ज स्क्रीन का ज्यादा क्लियर व्यू पाने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय मिस्टर एड और इंटिस ग्रुप के दूसरे एम्प्लॉयज जो रिसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, साथ ही ज़रातुलुस्त्रा के एंटोरेज, उन सब ने अपने फोन्स को वाइब्रेट होते सुना। उन्होंने इंस्टिंक्टिवली अपने फोन्स पिक किए, स्क्रीन्स को अनलॉक किया और एक पॉपअप मैसेज देखा। ये कोई टेक्स्ट मैसेज या वीचैट नोटिफिकेशन नहीं था, न ही ये किसी इनकमिंग कॉल के लिए अलर्ट था। ये बस एक सिंपल डायलॉग बॉक्स जैसा लग रहा था जिसने स्क्रीन पे कब्जा कर लिया था। डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट की एक ब्रीफ लाइन थी, प्लीज बी क्वाइट फॉर 1 मिनट। जैसे ही मिस्टर एड, इंटिस ग्रुप के एम्प्लॉयज और ज़रातुलुस्त्रा के एंटोरेज ने टेक्स्ट की इस लाइन को नोटिस किया, ये एक एक करके फोन स्क्रीन से सीधे बाहर जंप हुआ, एक इनविजिबल कलरलेस स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होते हुए जो मिस्टिकल पावर कैरी कर रही थी और कोरस्पॉन्डिंग लोगों के हेड्स में एंटर कर गई। मिस्टर हुआंग को छोड़कर जो प्राइवेट रूम के बाहर फोन कॉल कर रहे थे और ज़रातुलुस्त्रा को छोड़कर जो नीचे स्टेज की तरफ देख रहा था, वहां प्रेजेंट हर कोई सडनली डैज्ड हो गया। उनकी आंखें वेकेंट हो गईं, उनकी बॉडीज अपनी प्रीवियस पोजीशंस में फ्रीज हो गईं। वे सच में क्वाइट हो चुके थे। ज़रातुलुस्त्रा ने कुछ गड़बड़ सेंस की और अपनी गेज वापस प्राइवेट रूम में लोगों की तरफ घुमाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, अपनी आंख के कॉर्नर से उसने ऑलरेडी ओपन विंडो में अपना खुद का रिफ्लेक्शन फ्रेंडली अपीयर होते नोटिस किया। उसका हार्ट एक बीट स्किप कर गया और उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी बॉडी को पीछे खींचा, विंडो को खुद को और रिफ्लेक्ट करने से रोकते हुए। इस मोमेंट पर कोरिस्पॉन्डिंग ग्लास मिरर सरफेस के पीछे लूमियन ने अपने डिमनेस ऑफ डेस्पेयर फॉर्म में बिखरे हुए ब्लैक हेयर के साथ और एक डार्क टी शर्ट पहने हुए क्वाइटली वॉच किया, जैसे ज़रातुलुस्त्रा का एथेरियल फिगर मिरर पर अपीयर हुआ और क्विकली एज की तरफ मूव कर गया। उसकी बॉडी पर नॉर्मली इनविजिबल स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स हार्ड मिरर सरफेस को टच करने पर हमेशा की तरह एक्सटेंड नहीं हुए, बल्कि किसी फोर्स द्वारा ऊपर की तरफ खींचे गए, ऊपर गहरे डार्क स्काई में डिसअपियर होते हुए। ये स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स की एक्सटेंशन डायरेक्शन का डिस्टॉर्शन का अल्टरेशन था। इस तरीके से ज़रातुलुस्त्रा स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को ऑब्जर्व करके एडवांस में ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि कोई स्पाई कर रहा है या मिरर के पीछे एम्बुश में लेटा है। डिस्टॉर्शन का इफेक्ट मिरर के पीछे के एरिया के एज से आ रहा था, जो एक स्पाइडर वेब से रिजेंबल करने वाली घोस्टली टनल के पास था, एक ऐसे क्राउन से जो न्यूमरस डार्क जेम्स के साथ इनलेट था। वो क्राउन मिड एयर में साइलेंटली फ्लोट कर रहा था और उसके पीछे एक टॉल ब्यूटीफुल वुमन खड़ी थी। इस वुमन ने अपने स्लाइटली कर्ली चेस्टनट हेयर को एक बन में टाई किया था, उसकी स्ट्रेट आईब्रोज ब्लू आईज थी और उसने एक वाइट शॉर्ट स्लीव टी शर्ट और लाइट कलर के ट्राउजर्स पहने थे। वह कोई और नहीं बल्कि मिस बर्नी हुआंग थी। उसने अपने हैंड में एक फ़ोन होल्ड किया था जो हुआंग ताओ से बात कर रही थी। लॉजिकली मिरर वर्ल्ड में कोई सिग्नल नहीं होना चाहिए, लेकिन बर्नी हुआंग के वर्ड्स फ़ोन से गुजरने के बाद सीधे एक इनविजिबल स्ट्रीम ऑफ इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो गए जो इस प्लेस से बाहर ड्रिल कर रहे थे। हुआंग ताओ की तरफ से रिप्लाईज भी सिमिलरली बियॉन्ड पावर से अफेक्टेड थे, जो प्योर इन्फॉर्मेशन स्ट्रीम्स के रूप में एंटर कर रहे थे और फ़ोन द्वारा साउंड में कन्वर्ट हो रहे थे। लूमियन ने मिस हुआंग की तरफ एक ग्लांस देखा, ये रिकॉल करते हुए कि उन्होंने ऑपरेशन से पहले क्या कहा था, मैं तुम्हारे लिए हेल्प प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। मैं ऑलरेडी इस ड्रीम से 2 बार किक आउट हो चुकी हूँ और सर्टन रेस्ट्रिक्शंस के तहत हूँ। अगर ज़रातुलुस्त्रा मुझे अपने एनिमी के रूप में देखता है तो मुझे तीसरी बार ड्रीम से किक आउट किया जा सकता है और मेरे फादर के साथ प्रॉब्लम अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। मैं तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूंगी, लेकिन ज़रातुलुस्त्रा को किल करना या उसे ड्रीम से किक आउट करना सिर्फ तुम लोगों द्वारा ही किया जा सकता है।
ये आइटम तुम्हें रेंट पर नहीं दिया जा सकता, वरना ज़रातुलुस्त्रा के मरने से पहले तुम पहले मर जाओगे। लूमियन ने अब और हेसिटेट नहीं किया और ज़रातुलुस्त्रा के मिरर प्रोजेक्शन की तरफ देखते हुए, जो अभी तक डिसअपियर नहीं हुआ था, अपना लेफ्ट हैंड रेज किया। उसकी रिस्ट पर एक सिल्वर ब्रेसलेट था, जो एक सिल्वर, व्हाइट और ब्लैक ग्लो के साथ लाइट अप हुआ। सर्कल इनहैबिटेंट। लूमियन ने अपॉर्चुनिटी को सीज किया और ज़रातुलुस्त्रा के फेडिंग मिरर प्रोजेक्शन पर सर्कल इनहैबिटेंट का यूज किया। बेशक ये भी सीक्वेंस 7 लेवल पर सप्रेस था, जो कोरस्पॉन्डिंग फेट को रिपीट कराने में अनेबल था और मोस्टली केवल 2 बार ही ट्रिगर किया जा सकता था। सर्कल इनहैबिटेंट का करंट इंप्लीमेंटेशन फेट में डिस्टर्बेंसेस के जरिए शॉर्ट टाइम में सिमिलर सीन्स को दोबारा अपीयर कराना था। प्राइवेट रूम में ज़रातुलुस्त्रा द्वारा अपनी बॉडी को पीछे खींचने, ग्लास विंडो को खुद को दोबारा रिफ्लेक्ट करने से रोकने के बाद उसने सडनली हॉटपॉट रेस्टोरेंट के एंट्रेंस से हवा का एक झोंका आते हुए फील किया। इससे पहले कि वो टेबल पर दूसरों का स्टेटस चेक कर पाता, उसने विंडो को हवा से ब्लो होते हुए पाया, जो क्लोज होने की तरफ मूव कर रही थी। इसने एक बार फिर उसके रिफ्लेक्शन को कॉरेस्पॉन्डिंग ग्लास पर कास्ट कर दिया। ज़रातुलुस्त्रा की डीप ब्लू, ऑलमोस्ट प्योर ब्लैक आइज में एक डिम लाइट फ्लैश हुई, जो ऑलरेडी विजिलेंस ही नहीं बल्कि एनोमलीज की प्रेजेंस को सेंस कर रही थी। उसने अपना राइट हैंड रेज किया, फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक मिरेकल इन्वोकर की एबिलिटी का यूज करते हुए। उसने दूसरों द्वारा अपने मिरर प्रोजेक्शन के यूटिलाइज होने की प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। मिरर वर्ल्ड में लूमियन ने एक हैंड में टेरिफाइंग ब्लैक फ्लेम्स में रैप्ड एक आइस क्रिस्टल थिन स्वॉर्ड होल्ड की थी, जबकि दूसरे हैंड से ज़रातुलुस्त्रा के मिरर प्रोजेक्शन के रिवर ऑफ फेट को टच कर रहा था, अपने सक्सेसफुल अटैक के फेट ट्रिब्यूटरी को मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हुए। दोनों फोर्सेस कोलाइड हुई, जिसमें ज़रातुलुस्त्रा का पलड़ा थोड़ा भारी रहा, जिससे वो फेट ट्रिब्यूटरी न केवल मैग्नीफाई होने में फेल रही बल्कि 1/10 तक श्रिंक हो गई। हालांकि लूमियन के लिए ये एनफ था। उसका मैग्नीफाइड फेट एबिलिटी का यूज कर्स के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए नहीं था, बल्कि फेट के साथ मिरेकल इन्वोकर के इंटरफेरेंस को काउंटरैक्ट करने के लिए था। ज़रातुलुस्त्रा के मिरर प्रोजेक्शन के इतने क्लोज होने पर, जब तक मिरेकल इन्वोकर की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं था, या जब तक मिरेकल इन्वोकर का इंटरफेरेंस स्ट्रांग नहीं था, उसके अपने गोल को अचीव करने के चांसेस काफी हाई थे। लूमियन की आइस क्रिस्टल थिन स्वॉर्ड बाहर डार्ट हुई, ज़रातुलुस्त्रा के रीअपियरिंग मिरर प्रोजेक्शन को स्ट्राइक करते हुए। आइस क्रिस्टल थिन स्वॉर्ड के चारों तरफ रैप फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन इंस्टेंटली उस प्रोजेक्शन में पोर हो गई, उसे अंदर से बाहर तक इग्नाइट करते हुए उसे प्योर मैट डिस्ट्रक्शन में प्लेस कर रही थी। ये एक कर्स था, एक ऐसा कर्स जो ज़रातुलुस्त्रा को एम करके किया गया था। एक डिमनेस के कर्स के पीछे का मिस्टिकल प्रिंसिपल मिरर प्रोजेक्शंस को यूटिलाइज करना था, जो एक तरह का मिरर पर्सन भी था। ओरिजिनल पर्सन के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिस्टिकल कनेक्शन वाला एक टेम्परेरी शॉर्ट लाइफ मिरर पर्सन। जब लूमियन की फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ज़रातुलुस्त्रा के मिरर प्रोजेक्शन को इग्नाइट किया, तो प्राइवेट रूम में ज़रातुलुस्त्रा की आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, स्किन पोर्स और दूसरी प्लेसेस से वायलेंट ब्लैक फ्लेम्स इरप्ट होने लगीं। एक इंस्टेंट में ये ओल्ड मैन एक ब्लैक टॉर्च बन गया। उसकी बॉडी क्विकली थिन और श्रिंक होने लगी, एशेज में बर्न होते हुए। पेपर फिगरिन सब्स्टिट्यूट्स। ज़रातुलुस्त्रा जैसे एक एंजल के लिए पेपर फिगरिन सब्स्टिट्यूट्स का यूज कर्सेस को ट्रांसफर करने के लिए लंबे समय तक किया जा सकता था, लेकिन एक मिरर प्रोजेक्शन के जरिए एक डिमनेस द्वारा कंप्लीट किए गए कर्स से एस्केप करने के लिए मेन बॉडी को अभी भी टाइम रहते फॉग ऑफ हिस्ट्री में छिपने की जरूरत थी। अपनी मिरेकल इन्वोकर एबिलिटी का यूज करके फेट के डेवलपमेंट के साथ इंटरफेयर करने के बाद ज़रातुलुस्त्रा ने नहीं सोचा था कि अटैक्स की पहली वेव वहीं एंड हो जाएगी। उसने क्विकली पेपर फिगरिन सब्स्टिट्यूट का यूज किया, जबकि वो कॉशियसली फॉग ऑफ हिस्ट्री में एंटर कर गया, एक क्रेविस में छिपते हुए। उसके एक पेपर फिगरिन में बर्न होने के सीन ने टेबल पर मौजूद लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट नहीं किया। वे लोग अभी भी एक क्वाइट स्टेट में थे। मिरर वर्ल्ड में इल्यूजरी डार्क टनल के पास बर्नाडेट ने एक हैंड में फोन होल्ड किया था, जबकि दूसरे हैंड से उसने अपने सामने क्राउन पर मौजूद कई डार्क जेम्स को एक स्ट्रेंज रेडियंस के साथ लाइट अप कराया। डिस्टॉर्शन। उसने दोबारा डिस्टॉर्शन का यूज किया, ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी प्लस पेपर फिगरिन सब्स्टिट्यूट और उसके मिरर प्रोजेक्शन की स्पेशल पोजीशंस को स्वैप करते हुए। इस तरह ज़रातुलुस्त्रा जो फॉग ऑफ हिस्ट्री में छिपा था और वो पेपर फिगरिन सब्स्टिट्यूट जो एशेज में बर्न हो चुका था, वे मिरर वर्ल्ड में आ गए। ये प्लेस स्पिरिट वर्ल्ड से भी कनेक्टेड था। इस प्लेस के पास भी फॉग ऑफ हिस्ट्री थी। मीनवाइल ज़रातुलुस्त्रा का मिरर प्रोजेक्शन हॉट पॉट टेबल के पास बैठा था, जो मैडली ग्रोइंग ब्लैक फ्लेम्स के बीच क्विकली नथिंगनेस में डिसअपियर हो रहा था। वो इन फ्लेम्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ वॉइड में वैनिश हो गया। इसे कंप्लीट करने के बाद बर्नाडेट ने क्विकली डार्क जेम्स से इनलेट क्राउन को दूर रखा, 2 कदम पीछे हटी और एक स्पाइडर वेब से रिजेंबल करने वाली इल्यूजरी कॉम्प्लेक्स टनल में डिसअपियर हो गई। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसने मिस्टर हुआंग के साथ अपनी कॉल मेंटेन रखी। लूमियन ने बर्नाडेट के डिपार्चर पर कोई इमोशनल फ्लक्चुएशन शो नहीं किया। उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रिंसेस मेनली 3 चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल थी।
फर्स्ट, मिस्टर हुआंग को दूर खींचना, जिनके मिरर रोजल द्वारा इन्फ्लुएंस होने का सस्पेक्ट था। सेकेंड, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड पर मिस्ट्री प्रायर पाथवे के कंट्रोल का यूज करके प्राइवेट रूम में दूसरों को एक मैसेज पुश करना जो उन्हें क्वाइट कर दे, जिसके बाद ट्रेस के सब्सिक्वेंट क्लीनअप और इरेजर का काम इंफॉर्मेशन श्रेडर द्वारा किया जाना था। लूमियन को अभी भी याद था कि जब मिस हुआंग ने इंफॉर्मेशन श्रेडर देखा था तो उनका एक्सप्रेशन नोटिसेबली ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, जैसे किसी आर्टिफिशियली क्रिएटेड नेचुरल एनिमी को देख रही हों। थर्ड, लूमियन और दूसरों को उनके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स छिपाने में हेल्प करना, ज़रातुलुस्त्रा को एडवांस में उन्हें डिस्कवर करने से रोकना। अगर लूमियन इनिशियल स्टेज में सक्सेसफुली एसेसिनेट करने में फेल रहता है तो वो ज़रातुलुस्त्रा को मिरर वर्ल्ड में लाने में हेल्प करेगी, जिससे वे एसेसिनेशन से फोर्स्ड किलिंग की तरफ चेंज कर सकें, सिचुएशन पर डिपेंड करते हुए बाद में एक और इनडायरेक्ट असिस्टेंस की पॉसिबिलिटी के साथ। इस तरीके से लूमियन और दूसरों को ज़रातुलुस्त्रा के साथ अपनी बैटल के बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो ड्रीम सिटी की ऑफिशियल फोर्सेस को अट्रैक्ट करेगी, उनके द्वारा इंटरप्ट की जाएगी या उनका शिकार भी किया जाएगा। इसके अलावा ज़रातुलुस्त्रा अपने मैरियोनेट्स से सेपरेट हो जाएगा। भले ही ज़रातुलुस्त्रा मिरर के जरिए स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को मैनिपुलेट कर सके, लेकिन वे मैरियोनेट्स अगर उनके पास मिरर वर्ल्ड में आने की पावर नहीं है तो वे इस बैटल में पार्टिसिपेट करने में एबल नहीं होंगे। मैरियोनेट्स को कट ऑफ करना सीयर पाथवे के हाई लेवल बीइंग से डील करने का पहला स्टेप था। जैसे ही पेपर फिगुरिन सब्स्टिट्यूट कंप्लीटली बर्न हुआ, ज़रातुलुस्त्रा, जो सीक्वेंस 7 पर था और फॉग ऑफ हिस्ट्री में बहुत लंबे समय तक रहने में अनेबल था, वो रियलिटी में वापस आ गया। उसने देखा कि वो मिरर के पीछे वॉइड डार्क एरिया में था और मिरर सरफेस के पास एक ऐसा फिगर खड़ा था जिसका चार्म डार्कनेस द्वारा भी कंसील नहीं किया जा सकता था। लूमियन मुस्कुराया, जिससे ये एरिया ऐसा लगने लगा जैसे ये क्लियर मूनलाइट से इल्यूमिनेटेड हो। चार्म। ज़रातुलुस्त्रा की कॉन्शियसनेस मोमेंटरली स्टन रह गई। सभी वॉर्म्स ऑफ स्पिरिट सीमिंगली उस हार्ट पियर्सिंग ब्यूटी पर मार्वल कर रहे थे। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली इनविजिबल स्पाइडर सिल्क जो लंबे समय से इस पूरे प्लेस में स्प्रेड था, उसने उसे एंटेंगल कर लिया। लूमियन ने फिर स्वॉर्ड ऑफ करेज निकाली और 10 मीटर से ज्यादा के डिस्टेंस से ज़रातुलुस्त्रा की तरफ स्लैश किया। उस आयरन ब्लैक स्ट्रेट स्वॉर्ड ने एक हाईली कंप्रेस्ड फायर सर्पेंट क्रिएट किया जो डिस्टेंस से एक ब्लैक फॉर्मल सूट पहने इस ओल्ड मैन की तरफ गिर रहा था। मिरर के पीछे के एरिया के एज पर जेना अपनी इनविजिबल स्टेट से इमर्ज हुई, ज़रातुलुस्त्रा के फिगर को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपने हैंड में मिरर का यूज किया और अपने दूसरे हैंड को जो डिमनेस ब्लैक फ्लेम से कवर्ड था उस पर स्मीयर कर दिया। चैप्टर 978 विशेष। बूम। वो हाईली कंप्रेस्ड रेड फायर सर्पेंट एक्सप्लोड हो गया, जिसने जेना के अपना कर्स कंप्लीट करने से पहले ही ज़रातुलुस्त्रा को अपनी चपेट में ले लिया। इसने उसे पेपर के टुकड़ों में फाड़ दिया, जिससे वे साइमल्टेनियसली इग्नाइट हो गए। ज़रातुलुस्त्रा एक बार फिर फॉग ऑफ हिस्ट्री में रिट्रीट कर गया। जैसे ही रेड फायर सर्पेंट का एक्सप्लोजन कम होना शुरू हुआ, वो मिरर के पीछे के एरिया के एक कॉर्नर से प्रेजेंट में वापस आ गया और हिस्टोरिकल वॉइड से अपने पास्ट सेल्फ को बाहर खींच लाया। वो सेल्फ जो एक सीक्वेंस, एक अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज था। जैसे ही ज़रातुलुस्त्रा अपीयर हुआ, एक ब्लैक रोब पहने हुए जिसकी आंखें प्योर ब्लैक और लाइटलेस थीं, वो इमीडिएटली काउंटलेस मैगॉट से कंपोज्ड एक मैसिव वॉर्टेक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एनॉर्मस वॉर्टेक्स डीप और डार्क था, जिसमें से बिजार पैटर्न से कवर्ड न्यूमेरस स्लाइमी टेंटिकल्स एक्सटेंड हो रहे थे। माइथिकल क्रिएचर फॉर्म, सीयर पाथवे का माइथिकल क्रिएचर फॉर्म। एंजल्स के लिए माइथिकल क्रिएचर फॉर्म उनका ट्रूएस्ट अपीयरेंस था, इसलिए इस बात का कोई सवाल ही नहीं था कि वे ड्रीम सिटी के अंदर इसमें ट्रांसफॉर्म हो सकते थे या नहीं। बेशक ये भी सीक्वेंस 7 लेवल पर सप्रेस था। जैसे ही उसने मैगॉट वॉर्टेक्स को देखा, लूमियन भी एक डिमनेस ऑफ डेस्पेयर के रूप में और गॉडहुड पजेस करने के बावजूद खुद को अपने थॉट्स को स्टटर करने, अपने जॉइंट्स को स्टिफ होने और अपने माइंड को ऐसे फील करने से नहीं रोक सका जैसे कि वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग हरिकेन के अटैक के अंडर हो। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें क्लोज कर लीं, जबकि जेना जो मिरर टनल के पास थी, वो अपनी पूरी बॉडी को ट्विस्ट करती हुई लग रही थी। इस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हुए ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी ने एक विश की। मेरी विश है मेरे मैरियोनेट्स वापस मेरी साइड में आ जाएं। जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए, मिरर के पीछे के एरिया में 2 और फिगर्स अपीयर हो गए। वे बिजनेस करने वाले लोगों की तरह ड्रेस्ड थे, एक मेल और एक फीमेल। जहां तक दूसरे मैरियोनेट्स की बात है, वे बेशक दूसरे मैरियोनेटिस्ट के थे। ज़रातुलुस्त्रा उनके ऑपरेटर्स को कमांड दे सकता था, उन्हें डायरेक्टली नहीं। ज़रातुलुस्त्रा मिरर वर्ल्ड छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने इस फैक्ट से डिस्टॉर्शन पावर की प्रेजेंस को सेंस कर लिया था कि फॉग ऑफ हिस्ट्री में छिपने के बावजूद उसे मिरर वर्ल्ड में स्वैप कर दिया गया था। इसलिए उसने करंट एरिया को डायरेक्टली लीव ना करने का डिसीजन लिया। उसे डर था कि उसकी पोजीशन दोबारा डिस्टॉर्ट हो सकती है, जिसकी वजह से वो पुलिस डिपार्टमेंट में नंबर 1 फिगर योगार्ड्स के सामने थिन एयर से अपीयर हो सकता था। इस मोमेंट पर, क्योंकि ज़रातुलुस्त्रा का माइथिकल क्रिएचर फॉर्म सीक्वेंस 7 तक रेस्ट्रिक्टेड था, गॉडहुड इम्पैक्ट और मेंटल करप्शन इफेक्ट्स दोनों काफी रिड्यूस हो गए थे।
इसलिए लूमियन एक डिमनेस ऑफ डिस्पेयर के रूप में अपनी आंखें क्लोज किए हुए और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रिकवर होने लगा। उसने अपना लेफ्ट हैंड रेज किया और एक लाउड क्रैक के साथ अपनी फिंगर्स को स्नैप किया। मिरर के पीछे के एरिया के डिफरेंट पार्ट्स में न्यूमरस मिरर्स से कंपोज्ड एक मिरर मेज के कवर के तहत डिलेड एक्सप्लोजन फायरबॉल्स के ग्रुप्स जो एडवांस में प्रिपेयर्ड थे, उन्हें इमीडिएटली एक्सप्लोड होने का ऑर्डर रिसीव हुआ। रंबल, वे साइमल्टेनियसली एक्सप्लोड हो गए, एक दूसरे के साथ इंटरट्विन होते हुए, जिससे एक फियर्स रेड फ्लेम स्टॉर्म क्रिएट हुआ जिसने मिरर के पीछे के पूरे एरिया को कवर कर लिया और ज़रातुलुस्त्रा के हिस्टोरिकल वॉइड इमेज, दोनों मैरियोनेट्स और साथ ही जेना और लूमियन को कंप्लीटली अपनी चपेट में ले लिया। ये हंटर का होम टर्फ था, लूमियन द्वारा मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड एक बैटलफील्ड। जहां तक ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी की बात है, वो एक बार फिर फॉग ऑफ हिस्ट्री में छिप चुका था। रंबल, ज़रातुलुस्त्रा के दोनों मैरियोनेट्स ने पेपर फिगुरिन सब्स्टिट्यूट्स का यूज़ किया जो वॉयलेंट इम्पैक्ट वेव्स में टुकड़ों में फट गए और रेड फ्लेम्स द्वारा इग्नाइट हो गए। ज़रातुलुस्त्रा के हिस्टोरिकल वॉइड इमेज ने अपना माइथिकल क्रिएचर फॉर्म मेंटेन रखा, आने वाले फ्लेम स्टॉर्म को एंटेंगल करने के लिए न्यूमेरस टेंटेकल्स एक्सटेंड करते हुए। उसने खुद को फ्लेम्स के ऊपर ग्राफ्ट कर लिया, इस तरह नुकसान से बचते हुए वो स्टॉर्म के साथ मियरली दूसरी साइड में ड्रिफ्ट कर गया। नॉर्मली सीक्वेंस 7 पर सप्रेस ग्राफ्टिंग ज़रातुलुस्त्रा के हिस्टोरिकल वॉइड इमेज को फायर के कॉन्सेप्ट के साथ रिकम्बाइन करने की परमिशन नहीं देती, लेकिन सीयर पाथवे का सीक्वेंस 7 मैजिशियन फ्लेम्स को मैनिपुलेट कर सकता था, जिसका फायर के साथ ही एक बहुत क्लोज कनेक्शन था। इसलिए ज़रातुलुस्त्रा का हिस्टोरिकल वॉइड इमेज एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्लेम बन सका जो स्टॉर्म के अंदर कॉन्स्टेंटली फ्लैश हो रहा था। लूमियन की बॉडी भी एक मिरर की तरह शैटर हो गई। इमीडिएटली बाद वो न्यूली इमर्ज्ड फीमेल मैरियोनेट के पास टेलीपोर्ट हुआ, उसके फिगर को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपने हैंड में मिरर का यूज किया और मिरर सरफेस पर कल फोर्सेस से इम्ब्यूड फ्लेम्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को स्मीयर कर दिया। ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी के फॉग ऑफ हिस्ट्री में एंटर करने और उसके हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन के स्टॉर्म के साथ ड्रिफ्ट होने वाले एक फ्लेम में टर्न होने, दोनों से अफेक्टेड होने की वजह से फीमेल मैरियोनेट के पास रिएक्ट करने का या फॉग ऑफ हिस्ट्री में छिपने का टाइम नहीं था। डिस्ट्रक्शन छिपाने वाली एक्सट्रीमली सप्रेस ब्लैक फ्लेम्स उसकी बॉडी के अंदर से इरप्ट हो गईं। वो क्विकली एक पेपर फिगरिन में रिग्रेस हो गई, लेकिन जब वो मिरर के पीछे के एरिया के दूसरे पार्ट में इमर्ज हुई तो उसकी बॉडी पर मौजूद फ्लेम्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बुझी नहीं थीं। सक्सेशन में 2 बार पेपर फिगरिन सब्स्टिट्यूट यूज करने के बाद इस मैरियोनेट की मेन बॉडी भी एशेज में टर्न हो गई। इस पॉइंट पर डिलेड एक्सप्लोजन फायरबॉल्स के ग्रुप्स द्वारा क्रिएटेड टेरिफाइंग सीन फाइनली थम गया। ज़रातुलुस्त्रा के हिस्टोरिकल वॉइड इमेज ने अपना राइट हैंड एक्सटेंड किया और जेंटली ग्रास्प किया। आसपास का स्पेस टाइम रिस्पॉन्स में डिस्टॉर्ट हो गया, मिरर के पीछे के पूरे एरिया को ऐसे कवर करते हुए जैसे कि एक जाइंट कर्टेन हो, जिससे सराउंडिंग से आइसोलेटेड एक कंसील्ड एरिया फॉर्म हो गया। रील्म ऑफ मिस्ट्रीज, यह कंफर्म करने के बाद कि लूमियन और जेना को उसके हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन द्वारा रील्म ऑफ मिस्ट्रीज में खींच लिया गया था और वे उसे शॉर्ट टाइम के लिए प्रिवेंट नहीं कर सकते थे, ज़रातुलुस्त्रा फॉग ऑफ हिस्ट्री से वापस आ गया और मिरर के पीछे के डार्क और वॉइड एरिया के एज पर लैंड हुआ। उसने अपने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन और रिमेनिंग मैरियोनेट्स को इग्नोर किया जो रील्म ऑफ मिस्ट्रीज में भी ट्रैप्ड थे, और सीधे हॉटपॉट रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम की तरफ लीड करने वाली ग्लास मिरर सरफेस की तरफ वॉक करने लगा। अब उसके पास विजिलेंट रहने और डिस्टॉर्शन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस को अवॉइड करने की एनर्जी थी। जैसे ही ज़रातुलुस्त्रा ग्लास मिरर सरफेस के पास पहुंचा, उसे सडनली एक गनशॉट की बैंग सुनाई दी। एक गोल्डन बुलेट जो डेके का एक इंडिस्क्राइबेबल सेंस कैरी कर रही थी, वो स्पाइडर वेब जैसी टनल्स में से एक से बाहर फ्लाई हुई, सीधे उसकी चेस्ट की तरफ बढ़ते हुए। एंथनी, जिसने एक चीप ब्लैक टी शर्ट पहनी थी और क्रू कट लुक कैरी कर रहा था, वो बुलेट को फॉलो करते हुए टनल से बाहर फ्लैश हुआ। वो आइस मिरर चार्म की पावर का यूज करके वहां लर्क कर रहा था, मिरर के पीछे के एरिया में वेंचर नहीं कर रहा था, इसलिए वो ज़रातुलुस्त्रा के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन द्वारा क्रिएटेड रील्म ऑफ मिस्ट्रीज में एनकम्पास्ड नहीं हुआ था। जैसे ही ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी ने बुलेट को अवॉइड किया, एंथनी ने मिरर ट्रेवर्सल की रेमनेंट पावर का यूज करके इंस्टेंटली उस वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन के बिसाइड अपीयर हुआ। उसने एक प्री ड्रॉन पिक्चर रेस की, जबकि उसकी आंखें गोल्डन और वर्टिकल हो गईं। फ्रेंजी, एंथनी ने सोचा था कि ज़रातुलुस्त्रा लोकी की बॉडी को सीज करके रीएनिमेट हुआ था, इसलिए उनके बीच अभी भी कुछ स्ट्रगल हो सकता था। इसलिए ज़रातुलुस्त्रा के मेंटल स्टेट को टारगेट करने के लिए फ्रेंजी का यूज करने का एक मिराकुलस इफेक्ट हो सकता था। उसके हैंड में मौजूद पिक्चर एक ब्लैंक स्केचबुक पर ड्रॉ की गई थी, जिसमें एक डोर, एक लॉक और डोर को फुल्ली सील करने वाले वुडन बार्स डिपिक्ट किए गए थे। वो पिक्चर स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट हो गई, एक फैंटम इमेज में टर्न होते हुए, जिसने खुद को आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ लीड करने वाली ग्लास मिरर सरफेस से अटैच कर लिया, उसे वुडन बार से सील करते हुए और एक लॉक ऐड कर दिया। ज़रातुलुस्त्रा, जो डायरेक्टली फ्रेंजी से अफेक्टेड था, वो सडनली फेड हो गया एक फैंटम बनते हुए। ये इल्यूशंस क्रिएट करने की एक मैजिशियन की एबिलिटी थी। फॉग ऑफ हिस्ट्री से लौटने के बाद
ज़रातुलुस्त्रा ने एक्चुअली जो पहली चीज़ की थी वो एक इल्यूशन क्रिएट करना था, न कि डायरेक्टली एग्जिट की तरफ अप्रोच करना। उसने इसका यूज़ एंथनी को अपनी पोजीशन मिसजज कराने के लिए किया, जिससे वो सिर्फ इल्यूशन को हिट कर सका। ज़रातुलुस्त्रा का ट्रू फिगर क्विकली नॉट फार अवे स्केच आउट हो गया और वो ड्रैगनीज में कोल्डली बोलते हुए बोला, मेरी विश है यहाँ के एनिमीज को बैनिश कर दिया जाए। इससे पहले कि एंथनी अपनी एरिया ऑफ इफेक्ट का यूज कर पाता, वो सडनली ब्लैकआउट हो गया, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स द्वारा लिफ्ट किया गया हो और एयर में फेंक दिया गया हो। जब उसने कॉन्शियसनेस रीगेन की तो उसने खुद को एक प्रिजन में पाया, जिसमें यूज करने के लिए आसपास कोई मिरर जैसी ऑब्जेक्ट्स नहीं थी। सभी आयरन बार्स कॉटन क्लॉथ में रैप्ड थे। ज़रातुलुस्त्रा ने उसकी डेथ की विश करने के बजाय एंथनी को बैनिश करना चूज किया, क्योंकि इस एंजल का मानना था कि डिमनेस के साथ मिक्स्ड एनिमी के पास भी लाइकली एक या दो मिरर सब्स्टिट्यूशंस होंगे, जो विश के मोमेंटरी फेलियर और टाइम के वेस्ट होने की तरफ लीड करेगा। हालांकि इसका मतलब ये था कि लूमियन जो रील्म ऑफ मिस्ट्रीज के अंदर था, वो मिरेकल से अनअफेक्टेड रहा और अंदर ही बना रहा। ज़रातुलुस्त्रा की विश यहाँ के एनिमीज को बैनिश करने की थी और रील्म ऑफ मिस्ट्रीज अब यहाँ से बिलोंग नहीं करता था। अब एंथनी द्वारा डिस्टर्ब न होने पर ज़रातुलुस्त्रा ने अपनी गेज वापस ग्लास मिरर सरफेस की तरफ घुमाई। वो ऑलरेडी दो विशेस रियलाइज कर चुका था, दो मिरेकल्स क्रिएट कर चुका था, जिसने उसे कंसिडरेबली ड्रेन कर दिया था। इसलिए उसने बस अपना माउथ ओपन किया, वुडन बार्स और लॉक को ब्लास्ट करने के लिए एक एयर कैनन का यूज करने की प्रिपरेशन करते हुए, एग्जिट के उनके ब्लॉकेट को रिमूव करते हुए। रील्म ऑफ मिस्ट्रीज के अंदर जेना डिसअपियर हो चुकी थी, जबकि लूमियन ने स्लाइटली रिकवर होने के बाद ज़रातुलुस्त्रा के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन के पीछे टेलीपोर्ट किया। उसने अपना हेड रेज किया, ऊपर हाई देखते हुए अपनी आंखें, जो पहले माइथिकल क्रिएचर फॉर्म को डायरेक्टली व्यू करने की वजह से कई कैपिलरीज बर्स्ट कर चुकी थीं, उन्हें आयरन ब्लैक टर्न होने दिया। उसी समय उसने एक हरुम्फ लेट आउट किया। जैसे ही उसकी नॉस्ट्रल से व्हाइट लाइट की दो बीम्स वर्म से कंपोज्ड डार्क वॉर्टेक्स की तरफ शॉट हुई, उसने अपने हैंड में मौजूद स्वॉर्ड ऑफ करेज को स्काई में एक सर्टेन पॉइंट की तरफ ऊपर फेंक दिया। वो प्लेस उसकी आंखों में पेल व्हाइट अपीयर हुआ। वो रील्म ऑफ मिस्ट्रीज की वीकनेस थी। भले ही रील्म ऑफ मिस्ट्रीज एक ऐसी एबिलिटी थी जिसे सिर्फ सीक्वेंस एक यूज कर सकता था, लेकिन करंटली इसमें सिर्फ सीक्वेंस 7 की स्ट्रेंथ थी। रील्म ऑफ मिस्ट्रीज के बाहर ज़रातुलुस्त्रा ने एक बैंग साउंड किया, एक एयर कैनन फायर करते हुए, जिसकी वजह से ग्लास मिरर सरफेस पर ड्रॉ किए गए वुडन बार्स और आयरन लॉक इंच बाय इंच शैटर हो गए। इस मोमेंट पर कई फिगर्स एक दूसरी टनल से होकर ट्रेवर्स हुए। वहाँ लुडविग था, जिसने एक चाइल्ड का फॉर्मल अटायर पहना था। एक मैच्योर डिमीनर और फेयरली प्रीटी फीचर्स वाली एंथनी की थोड़ी प्लम्प फीमेल वर्जन थी, और फ्लेक्सन हेयर के साथ डैशिंगली स्टाइल जेना का एक हैंडसम मेल वर्जन था। रियल जेना अभी भी टनल के अंदर छिपी थी, मिरर के पीछे के इस एरिया में एंटर नहीं कर रही थी। उसका प्रीवियस अपीयरेंस स्पेशल मिरर वर्ल्ड फ्रैगमेंट्स का यूज करके क्रिएटेड एक शैलो मिरर पर्सन था, जिसे ज़रातुलुस्त्रा को कंफ्यूज करने के लिए लंबे समय तक मेंटेन किया जा सकता था। हालांकि लूमियन के एरिया एक्सप्लोजन और पहले के रील्म ऑफ मिस्ट्रीज के इन्फ्लुएंस के तहत वो वीक शैलो मिरर पर्सन डिस्ट्रॉय हो गया था। जेना का करंट मेल वर्जन और एंथनी का फीमेल वर्जन डीप मिरर पीपल थे, जो फ्रैंका और लूमियन के पोजीशन में मौजूद स्पेशल मिरर वर्ल्ड फ्रैगमेंट्स का यूज करके एडवांस में क्रिएट किए गए थे। उन्हें केवल 3 मिनट्स के लिए मेंटेन किया जा सकता था, लेकिन एबिलिटीज के टर्म्स में उन्होंने ऑलमोस्ट परफेक्टली ओरिजिनल्स को रेप्लिकेट किया था और एक सर्टेन एक्सटेंट तक स्पेशल मिरर वर्ल्ड से पावर भी बोरो कर सकते थे। रीएनिमेटेड फीमेल कॉप्स के साथ बैटल के बाद लूमियन और दूसरों ने स्पेशल मिरर वर्ल्ड फ्रैगमेंट्स के साथ आने वाली एबिलिटीज पर ज़्यादा अटेंशन देना शुरू कर दिया था। रियल वर्ल्ड में इफेक्ट शायद ऑब्वियस ना हो, लेकिन ड्रीम सिटी में जहां हर कोई सीक्वेंस 7 पर सप्रेस था, जितने ज़्यादा मिरर हेल्पर्स हों उतना ही बेटर था। जेना ने अपने मेल वर्जन, एंथनी के फीमेल वर्जन और लुडविग को पहले ज़रातुलुस्त्रा पर अटैक करने के लिए एंथनी को फॉलो करने की परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि उसे लूमियन का प्रायर रिमाइंडर याद था, अगर हम सक्सेसफुली असैसिनेट करने में फेल रहते हैं तो सब्सीक्वेंट अटैक्स बैचेस में आने चाहिए। हम सब एक साथ अंदर रश नहीं कर सकते, कहीं ऐसा ना हो कि ज़रातुलुस्त्रा की स्पेशल एबिलिटी हम सबको एक साथ दूर ले जाए। ये उसकी स्पिरिचुअलिटी और उन टाइम्स के नंबर को भी डिप्लीट कर सकता है, जितनी बार वो अपनी स्पेशल एबिलिटीज यूज कर सकता है। हंटर के होम टर्फ में हालांकि ये नहीं कहा जा सकता था कि वे बिगिनिंग से एंड तक एनिमी के लिए अरेंजमेंट्स कर सकते थे, लेकिन कम से कम अटैक्स की पहली कुछ वेव्स उनके इंटेंशंस को रिफ्लेक्ट कर सकती थी। चैप्टर 979 माइथिकल क्रिएचर। लुडविग जेना के मेल वर्जन और एंथनी के फीमेल वर्जन के अटैक का सामना करते हुए ज़रातुलुस्त्रा ने कोई सरप्राइज शो नहीं किया। ब्लैक फॉर्मल वियर के अंदर उसकी बॉडी सडनली डिसइंटीग्रेट हो गई, उसके फेस के साथ, जो अंदर की तरफ एक डार्क वॉर्टेक्स में कोलैप्स हो रही थी। अगर कोई इस वॉर्टेक्स को क्लोजली देखता तो वे काउंटलेस ट्रांसपेरेंट इंसेक्ट्स को मैडली छटपटाते हुए देखते, जो सीमिंगली ऑब्जर्वर के माइंड और बॉडी में क्रॉल कर रहे थे, थॉट्स और नर्व्स को डेवोर करते हुए।
ब्लैक फॉर्मल वियर की स्लीव्स और पैंट लेग्स के अंदर से बिजार पैटर्न से कवर्ड न्यूमरस स्लाइमी टेंटिकल्स बाहर की तरफ एक्सटेंड हो गए। ज़रातुलुस्त्रा ने अपना माइथिकल क्रिएचर फॉर्म भी रिवील कर दिया था। अपनी हिस्टोरिकल वॉइड इमेज के अपोजिट उसके कपड़े रियल थे, किसी हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन का पार्ट नहीं थे। वे माइथिकल क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए और मैगॉट वॉर्टेक्स की सरफेस पर लिपटे रहे। इसने उसे और भी ज्यादा टेरिफाइंग अपीयर कराया। जैसे ही ज़रातुलुस्त्रा ने अपना माइथिकल क्रिएचर फॉर्म रिवील किया, जेना का मेल वर्जन और एंथनी का फीमेल वर्जन दोनों इंस्टेंटली फ्रीज हो गए। एक के हेयर रैपिडली ज्यादा थिकर और लॉन्गर होने लगे, उनकी स्किन अपनी चमक खो रही थी, जबकि दूसरे का फेस ग्रेश व्हाइट ड्रैगन स्केल्स के पैचेस से कवर्ड हो गया। साइलेंटली उनकी बॉडीज साइमल्टेनियसली कोलैप्स हो गईं। पहला फ्लैश के एक छटपटाते हुए मास में टर्न हो गया, जो छोटे स्नेक्स जितने थिक, स्लाइमी और बिजार ब्लैक हेयर से कवर्ड था। इन हेयर्स के टिप्स ब्लैक और व्हाइट आइज ओपन करने या स्नेक जैसी टंग्स बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरा ग्रेश व्हाइट ड्रैगन स्केल्स से कवर्ड कई लिजार्ड्स में डिसइंटीग्रेट हो गया। वे कंट्रोल खो चुके थे। भले ही ज़रातुलुस्त्रा का माइथिकल क्रिएचर फॉर्म सीक्वेंस 7 लेवल पर सप्रेस था, लेकिन डीप मिरर पीपल के रूप में उनके मेंटल स्टेट्स ऑलरेडी अनस्टेबल थे और उनके इमोशंस एक्सट्रीम्स की तरफ टेंडेड थे। नेचुरली वे कंट्रोल खोने से खुद को नहीं रोक सके। इस डेवलपमेंट के साथ लुडविग के मूवमेंट्स थोड़े स्लो हो गए। उसका माइंड फीमेल एंथनी के इंडिस्क्रिमिनेट फ्रेंजी के इम्पैक्ट को बियर कर रहा था। जैसे ही वो मेल जेना के चार्म के आगे सुकम्ब होने वाला था और फ्लैश के उस मास को डिवोर करने के लिए मुड़ने वाला था, वे दोनों आउट ऑफ कंट्रोल डीप मिरर पीपल फेड होने लगे और ट्रांसपेरेंट बन गए, क्विकली डिसअपियर होते हुए। वे बिगिनिंग से ही इल्यूजरी थे। लुडविग सिर्फ अपना माउथ वाइड ओपन कर सका, उसके माउथ कॉर्नर्स उसके हेड की बैक तक स्प्लिट हो रहे थे। फिर उसने ज़रातुलुस्त्रा के ब्लैक फॉर्मल वियर वाले माइथिकल क्रिएचर फॉर्म की तरफ लीप किया, एक्सटेंडेड बिजार टेंटिकल्स में से एक पर बाइट करते हुए। वो इसका यूज ज़रातुलुस्त्रा को उसकी पेपर फिगरिन सब्स्टिट्यूट्स एबिलिटी से डिप्राइव करने के लिए करना चाहता था। क्रैक। लुडविग ने बाइट किया, लेकिन सिर्फ एक पेपर फिगरिन क्रश हुई। ज़रातुलुस्त्रा, जो माइथिकल क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म था, वो मिड एयर में अपीयर हुआ। काउंटलेस मैगॉट्स के उस डार्क वॉर्टेक्स के अंदर जिसने उसका फेस फॉर्म किया था, कई डिफरेंटली कलर्ड जेम्स साइमल्टेनियसली लाइट अप होते हुए लगे। लुडविग के चारों तरफ, जिसके माउथ में अभी भी पेपर फिगरिन थी, न्यूमेरस इल्यूजरी डोर्स सडनली अपीयर हो गए। इन इल्यूजरी डोर्स ने वेरियस फॉर्म्स लिए। कुछ डबल डोर्ड थे, कुछ सिंगल, कुछ बियरली एक क्रैक शो कर रहे थे, कुछ मिस्टिकल पैटर्न से कवर्ड थे। वे डेंसली पैक्ड और न्यूमेरस थे, लुडविग को कंप्लीटली एनवेलप करते हुए। जैसे ही ज़रातुलुस्त्रा ने अपने स्लाइमी टेंटिकल्स वेव किए, इल्यूजरी डोर्स में से एक सडनली ओपन हो गया, लुडविग का वेलकम करते हुए, जैसे ही उसे उसकी तरफ फेंका गया था। लुडविग का फिगर इंस्टेंटली डोर के पीछे की प्रोफाउंड डार्कनेस में डिसअपियर हो गया। एग्जाइल। ये एक सीक्रेट सॉर्सरर एबिलिटी थी, जिसे ज़रातुलुस्त्रा ने एक सर्टेन सील्ड आर्टिफैक्ट की हेल्प से यूज किया था। ये टारगेट को एक कोरिस्पॉन्डिंग स्पेस टाइम टर्बुलेंस में फेंक सकता था, जो सिर्फ 5 सेकंड के बाद लौटने में एबल था। बेशक कंप्लीट रिटर्न स्पेस टाइम टर्बुलेंस में फेंके गए पर्सन या ऑब्जेक्ट के इसके इम्पैक्ट को विथस्टैंड करने में एबल होने पर कंटिंजेंट था। एक मिरेकल इन्वोकर के फेट पर इन्फ्लुएंस के साथ कंबाइंड होकर ये लुडविग को पूरे 10 सेकंड के लिए बैनिश कर सकता था। जस्ट 2 या 3 सेकंड में ज़रातुलुस्त्रा ने परमानेंटली या टेम्परेरीली अटैकिंग एनिमीज की तीसरी वेव से डील कर लिया था। वो ड्रैगनीज में दोबारा बोलते हुए बोला, मेरी विश है कि अब से कोई दूसरा मेरे साथ इंटरफियर न करे। जैसे ही वर्ड्स बोले गए, ज़रातुलुस्त्रा ने अपनी विश रियलाइज कर ली। अपनी एबिलिटीज के सीक्वेंस 7 तक सप्रेस होने के इस एस्पेक्ट से अफेक्टेड होने की वजह से उसकी विश के रियलाइजेशन की क्लियर बाउंड्रीज थी। ये सिर्फ नेक्स्ट 30 सेकंड्स तक लिमिटेड थी, गॉडहुड पजेस करने वाले एनिमीज के अगेंस्ट पुअर इफेक्टिवनेस के साथ। गॉडहुड जितना स्ट्रांग होगा, उतनी ही ज्यादा लाइक्लीहुड होगी कि वे रेस्ट्रिक्शंस को ब्रेक करके उसके साथ इंटरफियर करें। इस मोमेंट पर जेना ने, जो टनल्स में से एक में छिपी थी, सडनली खुद को मिरर के पीछे कोरिस्पॉन्डिंग एरिया में ट्रेवर्स करने में अनेबल पाया। ज़रातुलुस्त्रा अपना माइथिकल क्रिएचर फॉर्म मेंटेन रखते हुए मिड एयर से डिसेंड हुआ, हॉट पॉट रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम की तरफ लीड करने वाली ग्लास मिरर सरफेस की तरफ फ्लोट करते हुए। रंबल। उसने एक फेंट एक्सप्लोजन सुना और मिरर के पीछे के एरिया में एक प्लेस देखा, जहां एक इल्यूजरी कर्टन ऊपर की तरफ पुश होता हुआ लगा, लेकिन कंप्लीटली ब्रोकन थ्रू नहीं हुआ था। रील्म ऑफ मिस्ट्रीज के अंदर जब लूमियन ने स्वॉर्ड ऑफ करेज फेंकी और स्पेल ऑफ हरुम फ्यूज किया, ज़रातुलुस्त्रा के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन ने इंस्टेंटली अपने मैरियोनेट के साथ पोजीशन स्वैप कर ली। व्हाइट लाइट की 2 बीम से हिट हुआ, मैरियोनेट सिर्फ धीरे से शुक हुआ। उसकी स्पिरिट एसेंशियली ऑलरेडी डेड थी। रंबल। स्वॉर्ड ऑफ करेज ने रील्म ऑफ मिस्ट्रीज के वीक पॉइंट को स्ट्राइक किया, जिससे एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ, लेकिन वो पेनेट्रेट करने में फेल रही। इस केओस के बीच लूमियन का फिगर डिसअपियर हो गया, ज़रातुलुस्त्रा की हिस्टोरिकल वॉइड इमेज की साइड में ब्लिंक करते हुए। उसका लेफ्ट हैंड ऑलरेडी रेज्ड था
उसकी रिस्ट पर सिल्वर ब्रेसलेट ब्लैक के साथ टिंज्ड एक सिल्वरी व्हाइट लाइट के साथ ग्लो कर रहा था। सर्कल इनहैबिटेंट। लूमियन ने एक बार फिर सर्कल इनहैबिटेंट यूज किया, ज़रातुलुस्त्रा की हिस्टोरिकल वॉइड इमेज की पोजीशन को टारगेट करते हुए। बेशक इस कोशिश ने उसे दूसरी पार्टी के माइथिकल क्रिएचर फॉर्म को डायरेक्टली फेस करने के लिए भी फोर्स किया। उसके थॉट्स और जॉइंट्स एक बार फिर ग्लू से फिल हो गए और उसके मेंटल स्टेट ने कुछ कंफ्यूजन के साइंस शो किए। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो गॉडहुड पजेस करता था और दूसरी पार्टी का माइथिकल क्रिएचर फॉर्म भी सीक्वेंस 7 लेवल तक लिमिटेड था कि वो मौके पर कंट्रोल नहीं खोया। अदरवाइज भले ही वो इमीडिएटली कंट्रोल लूज ना करता, वो एक ऐसी स्टेट में होता जहां उसका माइंड एक स्टॉर्म द्वारा स्वेप्ट हो जाता, सब्सिक्वेंट एक्शंस कंटिन्यू करने में अनेबल। जैसे ही ज़रातुलुस्त्रा की हिस्टोरिकल वॉइड इमेज अपने मैरियोनेट के साथ पोजीशन स्वैप करना कंटिन्यू करने वाली थी, उसे सडनली पता चला कि कोशिश फेल हो गई। वो अपनी प्लेस पर ही रहा। इस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हुए लूमियन ने अपनी आईज एक सिल्वर ब्लैक कलर शो करते हुए सडनली अपनी राइट पाम को आगे की तरफ पुश किया। उसकी सारी रिमेनिंग स्पिरिचुअलिटी ज़रातुलुस्त्रा के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन के रिवर ऑफ फेट की तरफ सर्ज हुई। कंपेलिंग फेट। वो ज़रातुलुस्त्रा के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन के फेट को इमेजिन ट्रिब्यूटरी की तरफ रश करने के लिए कंपेल करना चाहता था। ज़रातुलुस्त्रा के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन के खुद के स्टेटस के इन्फ्लुएंस की वजह से इस एक्शन के लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हाई नहीं थी, लेकिन एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन के रूप में वहाँ फेट के टर्म्स में एक नेचुरल फ्लॉ, प्रॉब्लम और वीकनेस थी जो उनके एग्जिस्टेंस की टाइम लिमिट थी। अगर लूमियन फेट को कंपेल करना चाहता था ताकि ज़रातुलुस्त्रा का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन डायर स्ट्रेट्स में फॉल करे और उसके सब्सीक्वेंट अटैक्स द्वारा किल हो जाए, तो ये इस बात पर डिपेंड करता कि क्या मिस्टर फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर उसने अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लुएंस की वजह से प्रीमेच्योरली टर्मिनेटेड हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन की फेट ट्रिब्यूटरी चूज की, तो गोल अचीव करने का एक कंसिडरेबल चांस था। एक इंस्टेंट में लूमियन की स्पिरिचुअलिटी कंप्लीटली ड्रेन हो गई, जिसने उसे खुद को बियरली सपोर्ट करने के लिए एडवांस में एक्यूमुलेटेड पार्ट को रिलीज करने के लिए फोर्स किया। उसकी बॉडी इनवॉलंटरीली थोड़ा पीछे की तरफ लीन हुई और उसके ब्राइट फेस पर उसकी आईज, नोज और उसके माउथ के कॉर्नर से ब्लड की स्ट्रीम्स फ्लो होने लगी। उसके ब्लैक लॉन्ग हेयर ऐसा लगा जैसे अपनी खुद की विटैलिटी गेन कर चुके हों, ऊपर की तरफ फ्लोट करते हुए और स्लाइटली थिकर बनते हुए। ये एक माइथिकल क्रिएचर के फेट को डायरेक्टली व्यू करने का बैकलैश था। न केवल उसकी आईज में से एक इमीडिएटली ब्लाइंड हो गई, बल्कि उसका एंटायर पर्सन एक मैरियोनेट जैसा बन गया, टेम्परेरीली सोचने या मूव करने में अनेबल। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ज़रातुलुस्त्रा की हिस्टोरिकल वॉइड इमेज सेमी ट्रांसपेरेंट हो गई, उसकी सरफेस पर रिपल्स अपीयर होते हुए। ये ऐसा था जैसे किसी एक्सीडेंट ने ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी की स्पिरिचुअलिटी को हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन के एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए रियल्म ऑफ मिस्ट्रीज में पेनिट्रेट करने से प्रिवेंट कर दिया हो। पलक झपकते ही ज़रातुलुस्त्रा की हिस्टोरिकल वॉइड इमेज इनविजिबिलिटी में फेड हो गई, कंप्लीटली डिसिपेट होते हुए। उसकी प्रेजेंस के बिना लूमियन फाइनली रिकवर हुआ। उसकी ब्लू आई ने, जो एक ब्लड मिस्ट से कवर्ड थी, इस एरिया को एनवेलप करने वाले ब्लैक कर्टन को रैपिडली कोलैप्स होते देखा। उसने देखा कि वो मेल मैरियोनेट ज़रातुलुस्त्रा की हिस्टोरिकल वॉइड इमेज का कंट्रोल खोने और रियल्म ऑफ मिस्ट्रीज द्वारा ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी से आइसोलेट होने की वजह से स्टिल मोशनलेस खड़ा था। रियल्म ऑफ मिस्ट्रीज के अभी तक कंप्लीटली कोलैप्स न होने का एडवांटेज लेते हुए लूमियन ने एक मिरर निकाला, उस मैरियोनेट को रिफ्लेक्ट किया और फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ उसे कर्स किया। वो मेल मैरियोनेट इमीडिएटली अंदर से बाहर की तरफ मैडनेस और डिस्ट्रक्शन को सप्रेस करने वाली ब्लैक फ्लेम्स के साथ इरप्ट हुआ। उसकी बॉडी स्टील की तरह मेल्ट होना शुरू हो गई। लूमियन ने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। रियल्म ऑफ मिस्ट्रीज के फर्दर कोलैप्स होने के बाद उसने मिरर के पीछे के एरिया में लौटने के लिए मिरर ट्रैवर्सल की एबिलिटी यूज की। जैसे ही ज़रातुलुस्त्रा ग्लास मिरर सरफेस के पास पहुंचा, उसने अपने पीछे मूवमेंट सेंस की। ये मैगॉट वॉर्टेक्स, जो ब्लैक फॉर्मल वियर पहने था और न्यूमेरस बिजार टेंटिकल्स एक्सटेंड कर रहा था, उसने सडनली लूमियन को देखने के लिए टर्न अराउंड किया। उसकी एक आई ब्लड से कवर्ड थी, दूसरी अनफोकस्ड, जिनमें से ब्लड फ्लो हो रहा था। भले ही लूमियन ने इस कंप्लीट माइथिकल क्रिएचर की तरफ डायरेक्टली नहीं देखा, सिर्फ उन ब्लैक शूज की तरफ एक ग्लैंस देखा जहां चीजें वैगली बाहर क्रॉल कर रही थीं, फिर भी वो इंटरमिटेंट थॉट स्टार्टर्स और स्लाइट मेंटल कंफ्यूजन में फॉल कर गया। उसकी मैडनेस की तरफ टेंडेंसी वर्सेंड हो गई। इस मोमेंट पर वो ऑलरेडी इनविजिबल स्पाइडर सिल्क के साथ स्वॉर्ड ऑफ करेज रिट्रीव कर चुका था। दोनों हैंड्स में स्कारलेट फ्लेम्स के साथ बर्न होने वाली इस आयरन ब्लैक स्ट्रेट स्वॉर्ड को होल्ड करते हुए वो डिस्टेंस से ज़रातुलुस्त्रा पर स्ट्राइक करने ही वाला था। डिफिकल्टीज को ओवरकम करने और अटैक्स की कई वेव्स लॉन्च करने के बाद उसने और उसके टीममेट्स ने फाइनली ज़रातुलुस्त्रा के मैरियोनेट और हिस्टोरिकल वॉइड इमेज को टेक आउट कर दिया था और अब उसकी मेन बॉडी को चैलेंज कर सकते थे। ज़रातुलुस्त्रा का हेड फॉर्म करने वाले डार्क वॉर्टेक्स के अंदर ईच वर्म से एक एल्डरली वॉइस एमिट हुई। वे जो वर्ड्स बोले वे एक साथ आए, जस्ट 1 सेकेंड में इकोइंग स्पीच फॉर्म करते हुए। इतने शॉर्ट टाइम में मेरी हिस्टोरिकल वॉइड इमेज को एंड करने में एबल होने पर मैं इंडीड थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ।
लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करता, मैं बस एक दूसरी समन कर लूंगा। जैसे ही उसने बोला, ज़रातुलुस्त्रा ने एक बिजार स्लाइमी टेंटिकल एक्सटेंड किया और फॉग ऑफ हिस्ट्री से अपना एक दूसरा वर्जन बाहर खींच लाया। ये अभी भी एक सीक्वेंस, एक अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज के रूप में वही था। अगर उसे मिरर वर्ल्ड में ट्रांसफर करने के लिए डिस्टॉर्शन की पावर यूज करने वाले हिडन एनिमी के बारे में कंसर्न नहीं होता, तो ज़रातुलुस्त्रा ने फील किया कि वो इस ग्रुप को एंटायरली किल कर सकता था, बजाय इसके कि सिर्फ इस प्लेस से एस्केप करने के बारे में सोचे। इस मोमेंट पर लूमियन थोड़ा डेस्पेयर फील किए बिना नहीं रह सका। ज़रातुलुस्त्रा के पास अभी भी एक हिस्टोरिकल वॉइड इमेज समन करने के लिए स्पिरिचुअलिटी है। क्या ऐसा होता है एक एंजल? सीक्वेंस 7 पर सप्रेस होने के बावजूद हम में से इतने लोगों ने केवल उसका मैरियोनेट टेकआउट किया है, उसकी स्किन को स्क्रैच तक नहीं किया। करेज और मैडनेस ने लूमियन की बॉडी ऑक्यूपाई कर ली। बिना किसी फियर के उसने डिस्टेंस से ज़रातुलुस्त्रा और उसकी हिस्टोरिकल वॉइड इमेज की तरफ एक हाईली कंप्रेस्ड स्कारलेट फायर सर्पेंट स्लैश किया। चैप्टर 980 टुगेदर। लूमियन द्वारा स्लैश किए गए जाइंट फायर सरपेंट का सामना करते हुए ज़रातुलुस्त्रा की हिस्टोरिकल वॉइड इमेज अभी तक फॉग ऑफ हिस्ट्री से पूरी तरह इमर्ज नहीं हुई थी और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने में अनेबल थी। मीनवाइल ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी के डार्क वॉर्टेक्स के अंदर मौजूद काउंटलेस ट्रांसपेरेंट मैगॉट्स मियरली देखते रहे, कोई एक्शन नहीं लिया। वो हाईली कंप्रेस्ड स्कारलेट फायर सर्पेंट अभी तक ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी के ट्रूली क्लोज नहीं पहुंचा था, जब उसने सडनली डायरेक्शन चेंज कर ली, साइड की तरफ कर्व होते हुए, जैसे इस कंप्लीट माइथिकल क्रिएचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए अनविलिंग हो। ये एक मिरेकल की पावर थी। ज़रातुलुस्त्रा की प्रीवियसली की गई विश की कोई दूसरा उसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, अभी भी इफेक्ट में थी, अभी भी फंक्शन कर रही थी। भले ही लूमियन के पास एक सर्टेन डिग्री ऑफ गॉडहुड था, फिर भी विश की पावर उसे रियल्म ऑफ मिस्ट्रीज को लीव करने और मिरर के पीछे इस एरिया में लौटने से प्रिवेंट करने में अनेबल थी। हालांकि ये अभी भी उसे ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी को डायरेक्टली अफेक्ट करने से प्रिवेंट कर सकती थी, जिससे उसके सभी अटैक्स टारगेट को बाईपास कर गए। इस मोमेंट पर लूमियन ने सडनली अपना हेड रेज किया, लेकिन वो ज़रातुलुस्त्रा के माइथिकल क्रिएचर फॉर्म की तरफ नहीं देख रहा था। इसके बजाय वो ज़रातुलुस्त्रा से नॉट फार अवे ग्लास मिरर सरफेस की तरफ देख रहा था। उसकी आई, जो बर्स्ट कैपिलरीज की वजह से एक ब्लड मिस्ट से कवर्ड थी, वो आयरन ब्लैक टर्न हो गई, उस ग्लास मिरर सरफेस को रिफ्लेक्ट करते हुए जो एंट्रेंस और एग्जिट को रिप्रेजेंट करती थी, उस पर मौजूद पेल स्पॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हुए। ये मिरर की खुद की वीकनेस थी। इमीडिएटली बाद लूमियन ने अपने लेफ्ट ईयर पर एक सिल्वर वाइट ईयरिंग पहने हुए और उसके ब्लैक हेयर जेंटली फ्लोट करते हुए स्माइल किया और अपने हैंड में मौजूद स्वॉर्ड ऑफ करेज को रेज किया। वो जाइंट फायर सर्पेंट जो ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी को बाईपास कर गया था, उसने उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज की, ग्लास मिरर सरफेस पर मौजूद पेल स्पॉट की तरफ फियर्सली बाउंस करते हुए। उनके बीच का डिस्टेंस एक्सट्रीमली शॉर्ट था। इससे पहले कि ज़रातुलुस्त्रा की मैं बॉडी रिएक्ट कर पाती, वो हाईली कंप्रेस्ड स्कारलेट फायर सर्पेंट टारगेट एरिया से हिट हो गया। ज़रातुलुस्त्रा का हेड, जो एक वॉर्टेक्स फॉर्म करने वाले काउंटलेस मैगॉट से कंपोज था, वो उस स्पॉट की तरफ टर्न हुआ, लूमियन की चॉइस से कुछ हद तक स्टैंड अपीयर होते हुए। एक बार जब मिरर सरफेस शैटर हो गई, तो मिरर के पीछे का कोरेस्पॉन्डिंग एरिया भी उसके साथ कोलैप्स हो जाएगा। अगर उस एरिया में लोग और ऑब्जेक्ट्स मिरर टनल्स के जरिए टाइम रहते एस्केप नहीं कर पाए, तो वे मिरर वर्ल्ड के टर्बुलेंस द्वारा स्वेलो कर लिए जाएंगे और उसकी डेप्थ्स में ड्रैग हो जाएंगे। वहां के डेंजर्स बिना एक कंप्लीट माइथिकल क्रिएचर फॉर्म वाले बियॉन्डर्स के लिए फेटल थे, मीनिंग लूमियन। इवन कंप्लीट माइथिकल क्रिएचर फॉर्म्स वाले एंजल्स के लिए भी, जब तक वे डोर पाथवे या डिमनेस पाथवे के न हो, मिरर वर्ल्ड की डेप्थ्स ऐसी प्लेसेस थीं जहां वे लाइटली वेंचर करने के लिए रिलक्टेंट थे। इस सीन को देखकर लूमियन की स्माइल इंक्रीजिंगली मैनिक हो गई। मेरा इंटेंशन तुम पर अटैक करने का कभी था ही नहीं। मेरा इनिशियल गोल इस एरिया से कोरेस्पॉन्डिंग मिरर को शैटर करना था, तुम्हें मिरर वर्ल्ड की डेप्थ्स में डेंजरस स्पेस टाइम टर्बुलेंस में नीचे ड्रैग करते हुए, और तुम्हें मेरे ट्रू इंटेंशंस डिटेक्ट करने से प्रिवेंट करने के लिए मैंने तुम पर डायरेक्टली अटैक करने का प्रिटेंड किया। उस स्ट्रेंज इंटरफेरेंस ने मुझे बड़ी अमाउंट में स्पिरिचुअलिटी सेव करने में हेल्प की। अदरवाइज लाई ईयरिंग पहने एक पायरोमैनियाक के रूप में भी मिडवे में फायर सर्पेंट की डायरेक्शन चेंज करना बहुत स्ट्रेनुअस होता और इसने काफी कंज्यूम किया होता। बूम! वो स्कारलेट जाइंट सर्पेंट कल और माइटी ब्लो के इफेक्ट्स कैरी करते हुए मिरर के इनसाइड के वीक स्पॉट पर थंडरसली एक्सप्लोड हो गया, वॉयलेंट विंड्स को स्टर करते हुए। इस गेल के बीच क्रैकिंग का साउंड डूब गया, क्योंकि मिरर इंस्टेंटली टुकड़ों में शैटर हो गया, जिससे मिरर के पीछे का एंटायर एरिया एक थंडरस रोर के साथ कोलैप्स होने लगा। ये डार्क वॉइड वर्ल्ड क्रम्बल हो गया। ना तो लूमियन और ना ही ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी उस स्पाइडर वेब जैसी इल्यूजरी टनल में एंटर करने में मैनेज हो सके। वे डार्कनेस के अनसीन बॉटम की तरफ शार्पली प्लमेट हुए, यह जाने बिना कि यह कहां लीड करता है। इस मिरर वर्ल्ड के कोलैप्स ने उस हिस्टोरिकल फॉग में भी इंटेंस शॉक वेव्स लाईं जो प्रीवियसली इस प्लेस में परमिएटेड था। ज़रातुलुस्त्रा की हिस्टोरिकल वॉइड इमेज पूरी तरह से बाहर खींचे जाने से पहले ही फॉर्मलेसनेस में रिटर्न हो गई।
जैसे ही वे रैपिडली फॉल हुए, लूमियन की बॉडी बहुत लाइट हो गई, नोटिसेबली उसके डिसेंट को स्लो करते हुए। वो ऑलरेडी नीचे रेजिंग डार्क स्टॉर्म देख सकता था, जो सीमिंगली हर चीज को टुकड़ों में फाड़ने में एबल था, और वो उसके द्वारा स्वेलो किए जाने ही वाला था। उसने अपने राइट शोल्डर पर मौजूद ब्लैक मार्क को एक्टिवेट किया, एक वूश के साथ करंट वॉइड से वैनिश होते हुए। उसका फिगर आउटसाइड वर्ल्ड में अपीयर नहीं हुआ। उसने स्पेस टाइम टर्बुलेंस में कैच होने से पहले इस डेंजरस प्लेस से एस्केप करने के लिए मिरर वर्ल्ड पर एक डिमनेस के कंट्रोल या हैंड ब्रो से मिली स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल एबिलिटी का यूज नहीं किया। इसके बजाय वो ब्लिंक करके ज़रातुलुस्त्रा की साइड में चला गया। इनविजिबल स्पाइडर सिल्क फिर विजिबल हो गया, लेयर अपॉन लेयर ब्लैक फॉर्मल वियर पहने मैगॉट वोर्टेक्स को बाइंड करते हुए। रील्म ऑफ मिस्ट्रीज से एस्केप करने के बाद लूमियन सीक्रेटली स्पाइडर सिल्क प्रोड्यूस कर रहा था, उसे ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी को सराउंड करने दे रहा था। जब मिरर के पीछे का एरिया कोलैप्स हुआ तो इन ट्रांसपेरेंट स्पाइडर थ्रेड्स ने इमीडिएटली टारगेट को एंटेंगल कर लिया, खुद पर माइथिकल क्रिएचर फॉर्म द्वारा लाए गए करप्शन और इफेक्ट्स को डिसरिगार्ड करते हुए ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी के साथ कांटेक्ट बनाते हुए। यह इस कांटेक्ट के जरिए था, डिमनेस के स्पाइडर सिल्क द्वारा प्रोवाइड की गई पोजीशनिंग पर रिलाई करते हुए कि लूमियन इस केओटिक और डेंजरस स्पेस टाइम में ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी को ढूंढने और उसकी साइड में टेलीपोर्ट करने में एबल हुआ। उन स्पाइडर थ्रेड्स ने स्लोली और जर्कीली ज़रातुलुस्त्रा को एंटेंगल किया, जबकि लूमियन ने उसके बिसाइड पोजीशन लिए हुए अपनी आंखें क्लोज की और स्पाइडर सिल्क के पुल को फॉलो करते हुए ब्लैक फॉर्मल वियर पहने मैगॉट वॉर्टेक्स की तरफ स्वॉर्ड ऑफ करेज स्लैश कर दी। इस आयरन ब्लैक स्ट्रेट स्वॉर्ड पर मौजूद स्कारलेट फ्लेम्स साइलेंटली पिच ब्लैक टर्न हो गई, वॉयलेंस और मैडनेस को रेस्ट्रेन करते हुए। फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन। जैसे ही लूमियन ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी के क्लोजर आया, अपनी आंखें क्लोज रखने के बावजूद उसके थॉट्स स्लगिश हो गए और स्वॉर्ड ऑफ करेज जिससे वो स्लैश कर रहा था वो नोटिसेबली स्लो हो गई। ये माइथिकल क्रिएचर फॉर्म द्वारा लाया गया करप्शन था, जो एक तरह का मैरियोनेटाइजेशन भी था। अब ज़रातुलुस्त्रा को एक टारगेट के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर इनिशियल कंट्रोल गेन करने के लिए 20 सेकंड लगते थे, लेकिन माइथिकल क्रिएचर फॉर्म के इम्पैक्ट और करप्शन के ऐड होने के साथ इसे सिर्फ 7 सेकंड लगे। जिस मोमेंट से लूमियन ने रील्म ऑफ मिस्ट्रीज लीव किया था, वो सीक्रेटली दूसरी पार्टी के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को मैनिपुलेट करने के लिए अटेंशन डाइवर्ट कर रहा था। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये इस तरह है, लूमियन के ब्राइट फेस से वो मैनिक स्माइल गायब नहीं हुई। उसने एक बार फिर अपने राइट शोल्डर पर मौजूद ब्लैक मार्क को एक्टिवेट किया, और अब वो इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि ज़रातुलुस्त्रा की मेन बॉडी इनविजिबल स्पाइडर सिल्क से कैसे बाउंड थी। दूसरे वर्ड्स में, उसका टेलीपोर्टेशन ज़रातुलुस्त्रा को अपने साथ लेकर आएगा। वो ज़रातुलुस्त्रा के साथ कहीं एक साथ जाना चाहता था। ज़रातुलुस्त्रा को सडनली डेंजर का एक सेंस हुआ। उसने लूमियन के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को मैनिपुलेट करना अबैंडन कर दिया और स्पाइडर सिल्क के बाइंडिंग से एस्केप करने के लिए पेपर फिगरिन सब्स्टिट्यूट्स का यूज करने ही वाला था, और फिर इस एरिया से जो स्पेस टाइम टर्बुलेंस द्वारा स्वेलो होने ही वाला था, उसे अपने पास मौजूद सीक्रेट सॉर्सरर सील्ड आर्टिफैक्ट का यूज करके लीव करने वाला था। इस मोमेंट पर मिरर वर्ल्ड की एक वर्चुअल टनल में बर्नाडेट एक ग्रीन पी वाइन पर बैठी हुई एक मिरर की तरफ देखते हुए फोन कॉल कर रही थी। वो मिरर एक सब्स्टिट्यूट था जो लूमियन ने खुद के लिए बनाया था, जिसका उसके साथ एक बहुत क्लोज कनेक्शन था। ये इस कनेक्शन और मिस्ट्री प्रायर पाथवे की एबिलिटीज पर रिलाई कर रहा था, जिससे बर्नाडेट बैटलफील्ड पर हर मूव को मॉनिटर करने में एबल थी। उसने सडनली अपना राइट हैंड रीच आउट किया और एक बार फिर उस डार्क क्राउन को वर्चुअली वाइप किया जिसे उसने दोबारा बाहर निकाला था। उस क्राउन पर मौजूद न्यूमरस जेम्स साइमल्टेनियसली लाइट अप हुए, कोरस्पॉन्डिंग स्पेस टाइम को डिसऑर्डर करने के लिए लूमियन के मिरर का यूज करते हुए। ज़रातुलुस्त्रा पहले एक पेपर फिगुरिन में टर्न हुआ, फिर उसकी मेन बॉडी उसी पोजीशन में रीअपियर हुई, अभी भी स्पाइडर सिल्क से बाउंड। ये हेल्प का लास्ट बिट था जो बर्नाडेट प्रोवाइड कर सकती थी। लूमियन का फिगर उस डार्क वॉइड से डिसअपियर हो गया जो स्पेस टाइम टर्बुलेंस द्वारा स्वेलो होने ही वाला था, ज़रातुलुस्त्रा को अपने साथ ले जाते हुए। वे दोनों हॉटपॉट रेस्टोरेंट के स्टेज पर मौजूद लार्ज स्क्रीन की सरफेस पर अपीयर हुए और उसमें से पास हो गए। ज़रातुलुस्त्रा ने फिर वो प्राइवेट रूम देखा जो उसके ग्रुप से बिलोंग करता था, हॉटपॉट खाते हुए कस्टमर्स की टेबल्स देखी। थैंकफुली ये पुलिस स्टेशन नहीं है। ज़रातुलुस्त्रा ने इमीडिएटली मैगॉट वॉर्टेक्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, क्विकली वापस एक वाइट हेयर्ड एल्डरली मैन में चेंज होते हुए। वो वरीड था कि उसका माइथिकल क्रिएचर फॉर्म हॉटपॉट रेस्टोरेंट की पब्लिक सेटिंग में मैसिव कैजुअलिटीज और मैडनेस कॉज करेगा। अगर ऐसा हुआ तो वो निश्चित रूप से ड्रीम की मेन कॉन्शियसनेस द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा और ज़बरदस्ती बाहर फेंक दिया जाएगा या एक मैरियोनेट में टर्न कर दिया जाएगा, जिसे अब हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन द्वारा अवॉइड नहीं किया जा सकता था। जैसे ही ज़रातुलुस्त्रा ने ह्यूमन फॉर्म रिगेन किया, उसे सडनली आइज का एक पेयर दिखा, डार्क ब्राउन आइज। वे झो मिंगरुई की आंखें थीं। झो मिंगरुई स्टेज से नॉट फार अवे एक टेबल पर बैठा था, ब्लैंकली स्टेयर करते हुए, जैसे उसने ज़रातुलुस्त्रा और एक ब्लडी फेस वाली ब्यूटीफुल वुमन को स्क्रीन से बाहर वॉक करते देखा।
उसने फील किया कि पहले वाले पर एक डेंजरस ऑरा मंडरा रहा था, जैसे वो अभी अभी एक ऐसी स्टेट से इमर्ज हुआ हो जो हॉट पॉट रेस्टोरेंट में हर किसी को किल कर सकती थी। इसने उसे डीपली शॉक किया और वो गूज इंटेस्टाइन जिसे वो अपनी चॉपस्टिक से होल्ड कर रहा था, जो अभी तक पॉट में प्लेस नहीं की गई थी, वो मिड एयर में फ्रीज हो गई। हॉटपॉट रेस्टोरेंट के बाहर शाम के 7 बजे का स्काई अभी भी ब्राइट था। ज़रातुलुस्त्रा की गेज इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। अगले सेकंड उसने लूमियन की तरफ देखने के लिए अपना हेड टर्न किया। लूमियन की आईज में से एक अपना फोकस खो चुकी थी, डैज्ड और कंफ्यूज्ड, जबकि दूसरी ब्लू आई एक ब्लड मिस्ट में डूबी थी। उसने स्वॉर्ड ऑफ करेज को दूर रखा और ज़रातुलुस्त्रा की तरफ देखकर स्मर्क किया। उसके लिप्स पर एक डेंजरस येट ब्यूटीफुल स्माइल खेल रही थी। उन दोनों ने साइमल्टेनियसली पेन फील किया, जैसे इनविजिबल टेंटिकल्स द्वारा टाइटली एंटेंगल्ड हों, जबरदस्ती उस वर्ल्ड से दूर ड्रैग किए जा रहे हों जिस पर वे सर्वाइवल के लिए रिलाई कर रहे थे। उनके थॉट्स भी रैपिडली स्लगिश और स्टटरिंग बन रहे थे, ये कंफर्म करते हुए कि सिचुएशन वैसी ही थी जैसी उसने एंटिसिपेट की थी। लूमियन और भी ज्यादा हैप्पीली मुस्कुराया। ज़रातुलुस्त्रा ने ज्यादा रेजिस्टेंस पुटअप नहीं किया, क्योंकि वो उसे बाद में दोबारा ड्रीम में एंटर करने से प्रिवेंट करेगा। उसने अपने सामने मौजूद डिमनेस ऑफ डेस्पेयर पर एक डीप लुक डाला, फिर इस वर्ल्ड को उस फोर्स के साथ लीव कर गया जो उसे ड्रीम से बाहर किक कर रही थी। लूमियन ने भी वैसा ही किया। क्लैप क्लैप क्लैप। हॉटपॉट रेस्टोरेंट में सभी डायरेक्शन से सडनली वार्म अप्लॉज आई। चाहे स्क्रीन से बाहर वॉक करने वाली उस ब्यूटीफुल वुमन और ओल्ड मैन का वो सीन मैजिक था या वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन, ये अप्लॉज करने लायक था। जो बात ऑडियंस ने नोटिस नहीं की वो ये थी कि ज़रातुलुस्त्रा के पीछे एक इल्यूजरी डोर डिस्क्रीटली अपीयर हुआ और लुडविग चिल्ड्रंस फॉर्मल वियर पहने हुए बाहर वॉक करके आया। सीक्रेट सॉर्सरर एबिलिटी द्वारा बैनिश्ड लोग और ऑब्जेक्ट्स जब टाइम अप हुआ तो वे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न नहीं हुए, बल्कि एग्जाइल एबिलिटी यूज करने वाले पर्सन की साइड में आए। लुडविग ने अपने सामने लूमिया और ज़रातुलुस्त्रा पर एक ग्लांस डाला, क्विकली अपने माउथ को वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करते हुए। वो फ्रंट की तरफ वॉक करके गया और उसने लूमिया का हैंड होल्ड किया। लूमिया को याद आया कि ये उसका चाइल्ड था। लुडविग के गाइडेंस के अंडर उसने स्टेज लीव किया और हॉटपॉट रेस्टोरेंट के बैक की तरफ वॉक कर गई, फेस चेंजिंग परफॉर्मर्स के लिए रेस्टिंग प्लेस। ज़रातुलुस्त्रा ने कंफ्यूजन में अपनी पोजीशन की तरफ देखा और ऑडियंस की अपलॉज के बीच वो भी स्टेज से बाहर वॉक कर गया, सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ते हुए। 7 या 8 कदम वॉक करने के बाद उसने स्टेयर्स देखी और किसी अननोन रीजन से उसका मूड सडनली जॉयफुल हो गया। इस मोमेंट पर उसे एक गनशॉट की बैंग साउंड सुनाई दी। एक डिम ग्रीन बुलेट ऊपर कहीं से फ्लाई हुई, उसके हेड की साइड से हिट होते हुए। सेकंड फ्लोर के कॉर्नर में ग्लास विंडो की सरफेस पर फ्रैंका का फिगर फ्रेंडली अपीयर हुआ। सर्विलांस के ब्लाइंड स्पॉट में लोकेटेड उसने ग्लास मिरर सरफेस से इनएविटेबल गन को स्लाइटली बाहर एक्सटेंड किया था। सर्टन डेथ। जैसे ही गन फायर हुई, ज़रातुलुस्त्रा की प्यूपिल सडनली डायलेट हो गईं और उसका हेड एक्सप्लोड हो गया, सभी डायरेक्शंस में रेड और व्हाइट स्पैटर करते हुए। फ्रांका ने क्विकली इनएविटेबल गन विड्रॉ की और आई सिमुलेट की रिमेनिंग पावर का यूज करके करंट ग्लास विंडो को कामली लीव कर गई। हम तुम्हारी मेन बॉडी को किल करने में एबल ना हो, लेकिन क्या हम तुम्हारे ड्रीम मैनिफेस्टेशन को किल नहीं कर सकते? इस करंट आइडेंटिटी के बिना लेट्स सी कि तुम मनी और रिसोर्सेज कैसे ऑब्टेन करते हो। देखते हैं कि तुम्हें एक न्यू आइडेंटिटी गेट करने और ड्रीम सिटी में रिटर्न होने में कितना टाइम लगता है।